तो स्वागत है आज आपका डे 4 जो कि लास्ट डे है। और आज के दिन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स और नॉकआउट फिक्चर्स और लीग फिक्चर्स में साइक्लिक और स्टेयरकेस मेथड के इम्पॉर्टेंट फिक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आने की संभावना है या पिछले साल आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं आज लास्ट डे यानी डे 4 में, ताकि बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आए। आप प्रिपरेशंस करते रहिए और इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन आंसर की सीट और क्वेश्चन आंसर के जो पेपर है वो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्सप्लेन आज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज लास्ट डे, डे नंबर 4। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑल कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर बॉडी को चलने फिरने उठने बैठने में जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में आ जाती हैं। धीरे धीरे एज के साथ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बढ़ती रहती है। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं नॉक नी है, बो लेग है, राउंड शोल्डर है, फ्लैट फुट है, लॉर्डोसिस है, कायोफोसिस है जिसे कुबड़ापन भी कहते हैं, स्कोलेसिस है। तो ये कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है जो धीरे धीरे एज के साथ साथ होने लगती है और कभी कभी स्टार्टिंग में या किसी बीमारी के कारण ये धीरे धीरे बॉडी में आ जाती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है क्या? तो सबसे पहले पोस्चर इज द पोजीशन of an individual body while standing, sitting, walking, sleeping, etc. चलने फिरने उठने बैठने में इत्यादि चीज़ों में जो होने वाली प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम जो है डिफॉर्मिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज नो कन्फर्म रिगिड स्टैंडर्ड ऑफ बॉडी पोजीशन डिफॉर्मिटीज। ओके, deformity is the malformation of any component of body part or joint of the body. There are various postural deformities and जैसे कि नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, स्कोलेसिस, लॉर्डोसिस, कायोफोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले डिसीज़ है नॉक नी। तो नॉक नी में आप जैसा कि जेपीजी में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि नीज जो है वो अंदर की तरफ आ गई हैं। ओके, और जो टो और हील एरिया है वो पीछे की तरफ जा चुका है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो नीज जब पास की तरफ आ जाती हैं और तो फिर ये नॉक नी की डिसीज़ में हो जाती है। इसमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रनिंग में प्रॉब्लम होती है। तो नॉक नी में क्या है? नॉक नी का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है कि उसका सेकेंडरी नेम क्या है? तो जेनु वेलगम नाम है। नॉक नी कह लीजिए या जेनु वेलगम कह लीजिए, दोनों एक ही है। इज अ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच लेग आर बैंड इनवर्ड, अंदर की तरफ बैंड हो जाते हैं। द नीज स्ट्राइक ईच अदर, फिर दोनों नी आपस में टकराती हैं। वाइल वॉकिंग और रनिंग, जब चलते या फिर दौड़ते हैं। बिटवीन बर्थ ऑफ 18 मंथ्स के बर्थ में ऑनवर्ड टर्मिंग अरेंजमेंट फॉर द हिप और नी टू एंकल इज नॉर्मल। ओके, एंकल इज नॉर्मल। तो बिटवीन अबाउट 18 एंड 24 मंथ्स में ये बच्चों को जो बैठने की जो उनकी सिटिंग पोस्चर होता है उससे भी हो जाता है। जो बच्चे लेग को बेंड करके बैठते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो जाती है। सही उठने बैठने का तरीका सिखाना चाहिए, सही पोस्चर में कैसे खड़े, कैसे चले हो, कैसे बैठते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे जो होते हैं हमारे 18 टू 24 मंथ्स के, तो उनके भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 2 से जब 5 साल के होते हैं तो वो बैठते गलत हैं, और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये नॉक नी की डिसीज़ होती हैं, नीज पास में आ जाती हैं और एक दूसरे से टकराने लगती हैं। नॉक नीज कॉजेज क्या है? रिकेट्स है, ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब बच्चा बहुत मोटा हो बचपन में ही तो भी नॉक नी हो सकती है। ठीक है। मस्कुलर एंड और लिगामेंट वीकनेस, मसल्स उसकी वीक हों या लिगामेंट, यानी कि यहाँ बात कर रहा है ACL, PCL और MCL लिगामेंट्स की। तो ये भी जो 3 लिगामेंट्स होते हैं जो नी को सपोर्ट करते हैं वो उनकी बात हो रही, तो वो वीक हो जाते हैं अर्ली एज में, तो भी हो जाता है। फ्रैक्चर्स, यानी कि हड्डी टूट गई है किसी प्रकार से, कोई भी फ्रैक्चर है, अगेंस्ट कोई भी फ्रैक्चर हो। इंजरीज इन्वॉल्विंग, या चोट लग गई या फिर नी के जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या लैक ऑफ बैलेंस डाइट की कमी, या फ्लैट फुट डिसीज़ है।
ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या क्या बदले, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बहुत ही अच्छी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एन अर्ली एज, बच्चों को बहुत जल्दी फोर्स नहीं करना है कि वो जल्दी जल्दी चलने लग जाएं, ये अपने अनुसार वो चलते हैं, फोर्स नहीं करना है। परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्रॉपरली करते रहना चाहिए। नॉक नी एक्सरसाइज एंड नॉक नी रेमेडीज़ क्या क्या हैं। कीप अ पिलो, जब आपको हो जाए तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। कीप द पिलो, एक तकिया लीजिए, द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट ऑन द सेम टाइम, दोनों पैरों के दोनों नीज के बीच में रखिए। यूज़ कॉड लिवर ऑयल्स, हॉर्स राइडिंग करिए। यूज़ वॉकिंग कैलिपर्स, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट जाते हैं, देखिए तो फ्लैट फुट में जो सेकेंडरी डिसीज़ है वो इट्स ऑल अबाउट जो अर्च होता है पैर का। जब हम पैर को रखते हैं तो यहाँ पे गैपिंग आनी चाहिए, टो और हील, ठीक है, टो और हील के बीच में गैपिंग आनी चाहिए, पर वो गैपिंग नहीं आती है, और टो और हील के बीच में जो अर्च है वो ख़त्म हो जाए और फ्लैट हो जाए, तो ये फ्लैट फुट होती है। देख रहे हैं ये सही है और ये है गलत, ठीक है, फ्लैट हो जाए, यहाँ से ये अर्च ख़त्म हो जाए तो आपको फ्लैट फुट डिसीज़ हो जाएगी। ऐसे तेज़ दौड़ नहीं पाएंगे और फिर चलने फिरने में बहुत तेज़ काम करने में दिक्कत आएगी। तो फ्लैट फुट है पोस्चरल को फुट डिफॉर्मिटीज़, यस, इन विच इधर कर्व बल्जी मोर देन नॉर्मल, बहुत ज़्यादा बल्जी हो जाए, नॉर्मल हो जाता है, अर्च ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, फ्लैट हो जाए। फ्लैट फुट प्रिंट सोल ओवर द प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस पे चलने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसको चेक कैसे करते हैं, रेत वाले स्थान पर या फिर जहाँ पे बहुत बालू हो वहाँ पे व्यक्ति को चला कर इसका करते हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है। फ्लैट फुट के कॉजेस क्या है, कारण क्या है, वीक मसल्स, ओबेसिटी, यूजिंग इम्प्रॉपर शूज, सही जूते पहनिए, ठीक है, और मोटापा भी है। इस भाई सिंपल सा है, अगर मोटापा होगा किसी व्यक्ति के अंदर मोटापा होगा तो वो पैरों के टो पे ही तो प्रेशर डालेगा, ठीक है, फोर्स डालेगा। तो यूजिंग इम्प्रॉपर शूज़, सही जूते पहनिए। कैरिंग हैवी वेट फॉर लॉन्ग पीरियड तक, जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वजनदार चीज़ लेकर चलते हैं। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, उन्हें भी फ्लैट फुट डिसीज होता है। प्रिकॉशंस क्या क्या है, सावधानी क्या क्या है, ऑलवेज वेयर the shoes of proper shape and size, obesity should be avoided, high heeled shoes should be avoided, don't carry heavy weights for a long time, ठीक है। बहुत ज़्यादा baby should not be forced to walk, इसमें भी सेम वही चीज़ है, ज़्यादा जब बेबी बहुत अर्ली एज का हो तो उसे फोर्स मत करें चलने के लिए, खुद पे खुद चलेगा। तो रेमेडीज़ क्या है, वॉक ऑन हील्स, हील्स पर चलिए, अपना वजन कम करिए, लूज वेट, स्कीप ऑन रोप, ठीक है, परफॉर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ शूज़, वॉकिंग वेयर्स फुटेड ओवर द सैंड, ओके, सैंड पर चलिए जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। रन फास्ट बेयर फुटेड ओवर क्लीन सरफेस। राउंड शोल्डर देखिए एक जेपीजी में, जैसे कि इस वाली जेपीजी में देख रहे होंगे, तो इनके शोल्डर जो है, जो शोल्डर बहुत ही ज़्यादा झुक चुके हैं, पर यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट है, तो डिफॉर्मिटीज़ का शिकार है, ठीक है। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसके कर्व सही से नहीं रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो राउंड शोल्डर ये डिसीज़ है, ठीक है। राउंड शोल्डर और आर्म राउंड शोल्डर इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, से स्लच शोल्डर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या क्या कॉजेज हैं, ड्यू टू हेरिडिटी के कारण, बाय वेयरिंग वेरी टाइट क्लोथ, बहुत ज़्यादा और टाइट क्लोथ्स पहनते हैं और लुक वाइज काम करते हैं कि बहुत देखने में अच्छे लगे, तो बार बार अपने शोल्डर्स को सामने की तरफ खींचते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बाय वॉकिंग एंड सिटिंग इन बैंड पोजीशन, जब चलते हैं तो झुक कर चलते हैं, बैठते हैं तो झुक जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या है, सावधानी क्या क्या बरतें हैं कि ये हो ना। नेवर सिट स्टैंड और वॉक इन बैंड, कभी भी खड़े बैठे हैं तो फिर बिल्कुल बैंड होकर ना बैठे, स्पाइनल कॉर्ड को सही स्ट्रेट अवस्था में रखें। यूज़ लूज फिटिंग क्लोथ्स, थोड़ा ढीले कपड़े पहने। ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फुल मैच्योर फर्नीचर टू सिट, एक सही फर्नीचर को लीजिए, ठीक है, उस पर बैठिए। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज राउंड शोल्डर की, कीप योर टोज ऑफ फिंगर ऑन योर शोल्डर्स इन सर्किल योर एल्बो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। होल्ड हॉरिजॉन्टल बार्स, समटाइम्स योगा करिए। लॉर्डोसिस में देखिए स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज आ गई हैं। लॉर्डोसिस, कोलोसिस, कायोफोसिस, हम लोग
हर डे में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी सेकंड डे में, फर्स्ट डे में जब भी एमसीक्यू हम लोगों ने क्लियर किया तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जेपीजी वर्क में देखा कि हमने कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है स्पाइनल कॉर्ड में। तो सेम यही है लॉर्डोसिस में। तो देखिए लॉर्डोसिस में क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लॉर्डोसिस में जो लंबर एरिया है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5, तो ये जो L3, L2, L5 से है ये एरिया कर्व में ज़्यादा अंदर तक जा रहा है, तो जो आगे स्टमक होगा वो दिक्कत करेगा। ये देखिए कर्व ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, होना नॉर्मल ये चाहिए, ठीक है, पर ये कर्व बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो ये लॉर्डोसिस होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉसेस पढ़िएगा, इम्बैलेंस डाइट वगैरह है, टेकिंग मोर फूड रिक्वायर्ड, प्रिकॉशंस देख लीजिए, ठीक है, पढ़िएगा। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, ठीक है, स्टैंड स्ट्रेट, नेवर टेक एक्सक्यूजिव फूड, एक्सक्यूज फॉर ज़्यादा मात्रा फूड नहीं खाना, मेंटेन योर वेट, अपना वेट मेंटेन रखिए। ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, परफॉर्म द टो टचिंग एट लास्ट 10 टाइम्स, ठीक है, सेम इस तरह। कायोफोसिस, अब देखिए कायोफोसिस में आ गए हैं, जिसे कुबड़ापन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की ये नॉर्मल है, यानी कि नेक के नीचे के ऊपर का ये जो एरिया होता है, जो सर्कल एक एरिया होता है, वो बाहर की तरफ कर आ जाता है, तो कायोफोसिस है, यानी कि कायोफोसिस इज अ फॉरवर्ड राउंडेड ऑफ अपर बैक, ठीक है, अपर बैक। कायोफोसिस 50 डिग्री उससे ज़्यादा बेंड हो जाता है। कायोफोसिस के कारण क्या क्या है, तो कायोफोसिस के कारण है माल न्यूट्रिशंस, कैरिंग हैवी लोड्स, इम्प्रॉपर फर्नीचर, फेक वीक मसल्स, बैंडिंग एंड वाइल्ड वॉल्किंग ड्यू टू हेरेडिटी। क्या क्या प्रिकॉशन बदलें, एडप्ट करेक्ट पॉस्चर पे रहिए, करेक्ट पॉस्चर में चलिए, बैठिए उठिए, वेयर लूज क्लोथ, थोड़ा ढीले कपड़े पहनिए, वेयर सुटेबल फर्नीचर पे बैठिए। ट्रीटमेंट क्या, ऑलवेज कीप अ प्लो अंडर योर बैक, एक तकिया लीजिए, प्लो लीजिए, और जब सोएं तो फिर उसे अपने नेक के पास के बैक एरिया में रखें, ठीक है। परफॉर्म स्विमिंग, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। बोल है जैनुवरम, ओके। तो बोल है देखिए यहाँ पर देखिए नॉर्मल स्थिति है, यानी कि वेरी पर नीज बाहर की तरफ आ गई हैं, ठीक है। तो ये बोल है, तो बोल है पोस्चरल कॉर्बिलिटी, इट्स अपोजिट टू नॉक नी, अपोजिट होती है नॉक नी के बीमारियों के अपोजिट होती है, वाइडली अपार्ट होती है। अब इसमें ये देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि द रिमेन अ वाइड गैप बिटवीन, तो गैप आ जाता है वाइड गैप बिटवीन बोल है, ठीक है। तो वाइड गैप आ, देखिए गैपिंग आ गई, पढ़िएगा इसको। कॉसेस के पढ़िएगा, रिकेट्स है, ओबेसिटी है, वॉल्किंग है, प्रिकॉशन पर डोंट कैरी हैवी वेट इन चाइल्डहुड में जो बड़े बच्चों के स्कूल जाते समय बहुत भारी बस्ते होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो बोले का को डिसीज़ को डेवलप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं बस्ते होने चाहिए, टाइम टेबल लगा के ही भेजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो सेल्डन के अनुसार 3 टाइप्स की बॉडी होती है, ठीक है, एक्टो, एंडो, मेसो, ये आपको एग्जाम में आएगा, ये आपको पढ़ना होगा, तो ये आप लॉयल्टी के साथ पढ़िए, ठीक है। क्या है, आई स्किनी क्वाइट एंड आर्टिस्टिक बॉडी टाइप, राउंड शोल्डर, अराउंड एंड हैप्पी और स्कल बेबी टाइप, ठीक है, और मस्कुलर आउट गोइंग द सर्वेटेड बॉडी। अब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बॉडी स्ट्रक्चर होता है सेल्डन के अनुसार, एक्टो की बॉडी कैसी होती है, मैसो की कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पर, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एंड्योरेंस क्षमता, स्ट्रेंथ ताकत, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, स्पीड यानी तेज। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, ये सब आपको पढ़ना होगा, बड़ा ही आसान है, आप पढ़िएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के ये देखिए यहाँ पे सोमेंटो टाइप को दिखा भी गया है जेपीजी वर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सेल्डन सोमेटो टाइप एंडो मैसो। ये तो ये देखिए बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंडोमार्फिक, रिलैक्स, सॉल्युबल, टॉलरेंट, कंफर्ट लिविंग, पीसफुल, ठीक है। सैप कैसा होता है, प्लम्प होता है, बॉक्सम होता है, डेवलप्ड होता है, वर्सिकुलर होता है, वो थोड़ा मोटे होते हैं। और मैसो पे आते हैं, एक्टिव, एथलेटिक, वेगोरियस, कम्बर्ट, मस्कुलर, ये बॉडी बिल्डर टाइप के दिखते हैं। एक्टो में थोड़े लंबे होते हैं, क्वाइट एंड फर्गुलस एंड असरेटिव, सेंसिटिव, लीन बॉडी होती है, रिलेक्टेड होते हैं, पूर मसल्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉडी मार्जिन मेसोमॉर्फ, बॉडी बिल्डर टाइप, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे आएगा एग्जाम में, एक्सप्लेन सीजी क्लासिफिकेशन, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट में क्या क्या होता है, किसने लिखी थी, कार्ल जंग्स के अनुसार, स्विस
Psychiatrists will develop that personality types are determined by the direction of our people. लेकिन इंट्रोवर्ट में क्या होता है, फोकस, चुपचाप रहते हैं, और एकांत पसंद होता है इन्हें, फोकस देयर एनर्जी इनवर्ड और रिफ्लेक्शन, ड्रीमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, टेंड टू बी साई, बहुत शर्मीले होते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव होते हैं, नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रोवर्ट में। Extrovert seek intensive contact with the outside world, seeking action or sensory input, tend to be outgoing and talkative, energetic रहते हैं, ठीक है। ड्रॉ ये ग्रुप में रहते हैं और बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, स्वभाव के होते हैं, इनको ग्रुप में रहना पसंद होता है। नेक्स्ट आते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और बहिर्मुखी। तो ये होते हैं, ये इनमें दोनों की क्वालिटी होती है, चुपचाप भी हो जाते हैं, कभी कभी शांत हो जाते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ये पढ़िएगा आप, ठीक है। मे बी फ्लिप इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मे बी कॉल्ड आउट गोइंग इंट्रोवर्ट एंड सोशल इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट आते हैं 6, एक्सप्लेन बिग 5 थ्योरी। तो बिग 5 थ्योरी में क्या है, ओपननेस है, कॉन्सिक्वेंस है, एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीएबलनेस है, न्यूट्रलिज्म है, न्यूरोटिक्सिज्म है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने को, बिग 5 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूटन के लॉ, ठीक है। व्हाट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड न्यूटन लॉ, कौन सा है, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, एक्शन, जड़त्व, त्वरण, क्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये आप पढ़िएगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस, डेवलप्स न्यू ट्रेनिंग मेथड, डेवलप्स न्यू इक्विपमेंट्स। व्हाट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड न्यू, तो इसमें इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो एग्जाम्पल देखिए, इनर्शिया के 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के। सॉकर बॉल का, हॉकी प्लेयर का, ठीक है। और सॉकर बॉल सिटिंग ऑन द फील्ड एंड स्टे एंटिल द प्लेयर्स किक, बॉल तब तक रहेगी जब तक उस पर किक नहीं मारा, जैसे किक मारेंगे वो जो है आगे की तरफ जाने लग जाएगी, यानी कि उस पर एक्ट होगा फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा तो आगे की तरफ जाने लग जाएगी। हॉकी में भी सेम यही है। एक्सेलरेशन के 2 एग्जाम्पल देखें तो बेसबॉल का है और एक स्प्रिंटर एथलीट का है जो रनिंग करता है, और स्प्रिंट में देखें तो स्प्रिंट में एक रनर है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए आएंगे। एक्शन रिएक्शन, तो एक्शन में भी 2 एग्जाम्पल है। एक्शन रिएक्शन में एक लॉन्ग जंपर है जो फिर ज़मीन पर पुश करता है अपने फीट को और आगे की तरफ एक्शन पाता है, और रिएक्शन नीचे की तरफ करता है। स्विमर अगर जब पानी में कोई स्विमिंग करता है तो पूल में अपने हाथ को पीछे की तरफ ढकेलता है, खुद आगे जाता है। तो ये 2 स्पोर्ट्स एग्जाम्पल हैं। एक्यूरिबिलियम क्या है, स्टैटिक और डायनामिक। एक्यूरिबिलियम होता है सेंटर और ग्रेविटी, तीनों को हमें समझना होगा। तो स्टैटिक एक्यूरिबिलियम क्या है, वन एन ऑब्जेक्ट completely stationary, all the forces acting on a balanced diet, it is in the static, यानी रुकी व्यवस्था में कोई भी बैलेंस बनाएगा। जैसे किताब है, किताब को किसी फ्लैट सरफेस या टेबल पर रखा है, तो जब तक वो रखी है, में रखी है, ठीक है, तब कोई उसे उठाया नहीं, वो बैलेंस होगी। तो स्टैटिक यानी स्थिर, ठीक है। अब आते हैं डायनामिक, तो डायनामिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रही है, नो एक्सेलरेशन है से, तो वाइल फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द बैलेंस, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर इंसान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने तो नेवल होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब डिसबैलेंस होती है तभी जाके आगे की तरफ फोर्स प्राप्त होता है। फोर्स लगाते हैं तो ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है, तब आगे की तरफ इंसान जो है मूव करता है।
नेक्स्ट आते हैं 9, फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक क्या क्या होते हैं? प्रिवेंट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम स्लीपिंग व्हेन दे आर देन रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्लीपली होते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलता है। स्लाइडिंग ऑक्योर्स, तो ये पढ़िएगा, ऑक्योर्स स्टैटिक फ्रिक्शंस एंड द लॉगन दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो इट टेक्स मोर फोर्स टू स्टार्ट मूविंग और एन ऑब्जेक्ट देन टू कीप इट मूविंग। स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइड करके फ्रिक्शंस मिलता है, यानी कि जैसे कि साइकिल के पहिए वगैरह सब या आइस स्केटिंग करते रहते हैं तो स्लाइड तो फ्रिक्शन मिलता है। रोलिंग में क्या होता है? रोल करके मिलता है, ठीक है। कैसे? ऑकर्स वन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अनदर, ठीक है, मच वीकर देन स्टैटिक स्लाइड और स्टैटिक, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? विंटर स्पोर्ट्स है जैसे इंक्लूडिंग स्कीइंग, स्कीइंग करते हैं, ठीक है, स्लीडिंग करते हैं, बहुत स्लीडिंग, कर्लिंग करते हैं और स्केटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों से हमें रोलिंग, जैसे रोलर स्केट्स है तो रोलिंग या फ्रिक्शंस मिलेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज एंड रिलेटिव स्पीड इंक्रीज, जो फ्लूइड इंक्रीज करती है रिलेटेड स्पीड को और बढ़ा देती है। प्रोजेक्टाइल 45, किसी भी चीज़ को जब फेंका जाता है तो 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है ताकि वो दूर तक जाए। अगर स्ट्रेट फेंकेंगे तो वो वहीं गिर जाएगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसे प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे तो दूर तक जाएगी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का है ना, स्पोर्ट्स, अ प्रोजेक्टाइल रिफर्स to any object then that thrown or launched into the air like a basketball, football और javelin। जब javelin और basketball, football को जब फेंका जाता है तो प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 45 डिग्री, यानी ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो दूर तक जाती हैं। फैक्टर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। लॉन्च एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलता है। ग्रेविटी सही से फंक्शनिंग करती है, फिर एयर डिस्टेंस मिल जाता है। ये सारे इनके फैक्टर्स हैं जो ट्रेजेक्टरी को जो बिलोंग करते हैं प्रोजेक्टाइल में। फैक्टरी प्ले आउट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, बेसबॉल, ये सारी इसके फैक्टर्स हैं, तो हमें फ़ायदा मिलता है इससे प्रोजेक्टाइल्स में। प्रोजेक्टाइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब आर लीवर, तो लीवर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो हर एक क्लास में फलक्रम कहाँ होता है, ठीक है, फलक्रम कहाँ होता है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, लोड कहाँ होता है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आपको मिलेंगी। तो नेक है, इसके ऑप्शंस लिखने को मिलेंगे। और अदर एग्जांपल में अगर हम देखें तो सीजर्स का है तो फर्स्ट क्लास है, तो कौन कौन से एग्जांपल लीवर्स के हैं ये लिखने को आएगा, और कितने लेवर्स होते हैं इसके बारे में आएगा, ठीक है। तो लेवर्स में ये जान जाइएगा कि फलक्रम कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में, ये पढ़िएगा आप। इन लिस्ट ऑल द आइटम ऑफ जॉन मेटनिनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, तो फोकस ऑन मोटर लर्निंग, इक्वालिटेटिव असेसमेंट और यूज्ड इन वेरियस फील्ड। ये जॉन मेटनी के अनुसार इक्वालिबिलिटी की, मोटर इक्वालिटी की के इसमें रीजंस हैं, डेवलप होते हैं। अब आपको इनलिस्ट करना होगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़, जो कहीं भी कोई कंपटीशन होता है तो उसको कौन कौन सी कमेटीज फंक्शनिंग करती है ये लिखने की और चार्ट बनाने के लिए आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर पहले होते हैं, फिर एक्सिक्यूटिव कमेटी होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स होती है, फिर उसके बाद बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होती है, रिसेप्शन कमेटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है, कमेटी फॉर ऑफिशियल होती है, पब्लिसिटी कमेटी और डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी होती है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटीज होती है, कमेटीज ऑन एंट्री फिक्चर्स एंड प्रोग्रामेबल्स कमेटी होती है, अनाउंसमेंट कमेटी जो अनाउंस करती है। उसके बाद मेडिकल कमेटी होती है जिसे फर्स्ट एड कमेटी कहते हैं। ये जेपीजी या ये आपको डायग्राम में फ्लो चार्ट बनाने को आएगा और इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको आप 1-1 करके इसको पढ़िएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिसिटी, ग्राउंड, ठीक है, ये पब्लिक, और इनके बारे में लिखने को आ सकता है। 14 पर आते हैं टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं? एज ग्रुप 5 to 8 में, यानी क्लास फर्स्ट से थर्ड में, फ्लैमिंगो, प्लेट टैपिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में। और अब आते हैं एज ग्रुप, ठीक है। तो एज ग्रुप में 4 to 12 में, यानी 600 मीटर रन एंड वॉक। अब हमारा बच्चा है सिट एंड रिच और फिर स्ट्रेंथ एब्डोमिनल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास फर्स्ट और थर्ड के लिए फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो देखिए मेज़र कैसे किया जाएगा, सबसे ज़रूरी आएगा मेज़र कैसे किया जाएगा। तो मेज़र की टाइमिंग जो है टेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास फर्स्ट और थर्ड में 2 ही टेस्ट हैं, फ्लैमिंगो और प्लेट टैपिंग, ठीक है। तो मेजर्स के लिए देखिए,
60 सेकंड का कोर्स टाइम देते हैं। हाथ हैंड स्ट्रेट पोजीशन पर होंगे और एक ब्रिक पर खड़ा होगा व्यक्ति, अपने लेग को होल्ड करेगा आगे की तरफ। 60 सेकंड में अगर बिना गिरे आप खड़े रह गए, बैलेंस में रह गए, तो कोई बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट माना जाएगा। लेकिन 1-2 बार गिरे तो गुड माना जाएगा। 3 to 5 टाइम्स गिरे तो फॉल्स हो गए, ठीक है। और फेयर हुआ तो 6 to 9, यानी कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बैलेंस सही नहीं है। पुअर है, यानी कि मसल्स अच्छी नहीं, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बैलेंस अच्छा नहीं है, फिर पुअर और पैथेटिक आता है। कभी भी कोई टेस्ट लिखना है तो पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड और प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी सेकंड में बहुत डिस्क्राइब कर चुके हैं और फिर कई बार कर चुके हैं। टू चेक द बैलेंस, डिटरमाइन हाउ इज वेल, फ्लैट, क्लीन, सरफेस, टॉप वॉच, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसको पढ़िएगा आप, शॉर्ट आंसर्स का वीडियो देखिएगा। प्लेट टैपिंग में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल वही है, टेस्ट है तो हमें पर्पस चाहिए, ठीक है, पर्पस लिखना है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड चाहिए, प्रोसीजर लिखना है। पर्पस में सबसे पहले पर्पस में क्या, टू मेजर द स्पीड मेजर करते हैं हाथों की, टू मेजर द कोऑर्डिनेशन, फिर लिम्ब की मूवमेंट को मेजर करते हैं। क्या होता है, 2 येलो डिस्क होती हैं, यहाँ 2 येलो डिस्क रख दी जाती हैं, ठीक है, वो 20-20 सेंटीमीटर डायमीटर की रखी जाती है। एक रेक्टेंगुलर सीट रखी जाती है, पेज रखी जाती है, और एक हाथ पेज पर होगा और जो आपका दूसरा हाथ होगा वो पेयर में, जैसे वन टैप इधर लेफ्ट, वन टैप राइट, डिस्क को टैप करेगा और टू काउंट एक पेयर कहलाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है, इसका मेजर देखिए, इसका मेजरमेंट क्या होता है। कोच अपने अनुसार टाइम देगा, 60 सेकंड का अगर टाइम देता है तो एक्सीलेंट होता है 50 पे, ठीक है। 50 बार अगर पेयर में करते हैं गुड होता है 49 से 40 पे, एवरेज होता है 39 से 30, और फेयर होता है 29 से 20। उसके बाद पुअर आता है और फिर बैड आता है। ये मेजर लिखना होगा आपको। काउंट कैसे करते हैं, 600 मीटर रन 600 मीटर रनिंग में रनिंग और वॉकिंग लगातार कॉन्टिन्यूसली करते हैं, ठीक है। इसके प्रोसीजर में वार्म अप करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन रहता है, सिंगल टू स्टार्ट होता है, डिस्टेंस तय करते हैं, फिर फिनिश लाइन ओके करते हैं, फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। स्कोरिंग कैसे होती है, टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरप्रेटेशन होता है एज एंड जेंडर्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं सिट एंड रिस्ट टेस्ट। एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आपको लेग को रखना है, अपने टो और हील को, और बैठ जाना है और आगे के बॉक्स के ऊपर अपने हाथ को स्ट्रेच करना है। यहाँ मेजरमेंट टेप लगा होता है और आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है। सारा का सारा प्रेशर आपके बैक पर पड़ता है। यही होता है सिट एंड रिस्ट टेस्ट। हाउ टू परफॉर्म, कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है, सिट ऑन द फ्लोर विथ स्ट्रेट लेग्स, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। होल्ड पोजीशन करते हैं। बेनिफिट्स इसके क्या है, इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर एंड डजेंट रिक्वायर मच इक्विपमेंट, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड It can be used a variety of sitting including schools and committees. Then next, it can help screen or condition like hypermobility and spinal disorder. आगे की तरफ चलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। यहाँ पर आपको पार्शियल कर्ल अप करना होगा, बॉडी डाउन होगी, दोनों हाथ को आप अपने पास रखेंगे और पूरी की पूरी एब्डोमिनल से फोर्स लगाकर आगे की तरफ आएंगे नीज के पास और फिर वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोसीजर है इसका, तो 1 2 3 ले ऑन योर बैक, प्लेस योर हैंड्स, कर्ल अप, स्लोवर लो डाउन योर बैक डाउन अंटिल योर हेड एंड शोल्डर, ये पढ़िएगा आप, ठीक है। टेस्ट क्या मेजर करता है, टेस्ट मेजर करता है पार्शियल कर्ल अप। टेस्ट मेजर द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ योर एब्डोमिनल मसल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कोर स्टेबिलिटी बैक, ओके। तो नंबर 15 रिकिल एंड जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है। तो ये कौन थे, द रिकिल एंड जॉन सीनियर फिटनेस टेस्ट इज अ सीरीज ऑफ सिंपल असेसमेंट दैट इवेल्युएट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ ओल्डर पीपल। तो जो ओल्डर पीपल्स हैं उनके फंक्शनल फिटनेस को ये इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रॉबर्टा रिकिल एंड डॉक्टर जेसी जॉन्स एज अ पार्ट ऑफ अ वेलनेस प्रोग्राम एट फुलरटन यूनिवर्सिटी। ये एग्जाम में आ सकता है कि किसने बनाया, तो डॉक्टर रॉबर्टा रिकिल एंड डॉक्टर जेसी जॉन्स, और कहाँ पर, तो फुलरटन यूनिवर्सिटी में। पर्पस क्या क्या था, टू इवेल्युएट फिटनेस लेवल्स, टू हेल्प डिजाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम, टू मॉनिटर प्रोग्रेस ओवर टाइम,
to assess physical performance across a wide range of age groups and ability levels test। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट बनाए थे, तो चेयर स्टैंड टेस्ट था, ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट है, सिट एंड रिच टेस्ट है चेयर पे, और स्ट्रेच टेस्ट ऑफ द बैक है, 8 फुट अप बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, 6 मिनट एंड वॉक टेस्ट है, ये पढ़िएगा। और ये देखिए मैंने आगे लिख रखा है कि चेयर स्टैंड टेस्ट किस चीज़ के लिए एमसीक्यूज में आता है, तो ये लोअर फिटनेस के लिए है। आर्म कर्ल टेस्ट किसके लिए, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। रिच एंड सिट टेस्ट किसके, लोअर बॉडी मूवमेंट के लिए। स्ट्रेच टेस्ट ऑफ द बैक किसके लिए, अपर बॉडी के लिए है, ठीक है। 8 फुट अप क्या, स्पीड एंड एजिलिटी के लिए। और 8 मिनट वॉक टेस्ट क्या है, ऐसे एरोबिक्स फिटनेस के लिए। ये लिखने के लिए एमसीक्यूज में मिल सकता है कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कौन सा, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कौन सा, ये चीज़ें, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं सेम वही लोअर बॉडी में, इसको डिस्क्राइब किया है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। तो चेयर सिट, अब यहाँ देखें चेयर एंड सिट एंड रिच टेस्ट है। तो एक पर्सन होता है जो चेयर पर बैठता है, पैरों को स्ट्रेट करता है, हाथों से उसको टच करने की कोशिश करता है अपने टो को। तो चेयर एंड सिट टच रिच टेस्ट। अब चेयर स्टैंड टेस्ट क्या है, तो चेयर स्टैंड टेस्ट को देख लेते हैं पहले। चेयर स्टैंड टेस्ट में एक व्यक्ति होता है जो दोनों हाथों को अपने पास रखता है, पीछे बैक साइड से लेकर बैठता है, फिर अप करता है, फिर बैठता है, फिर अप करता है, फिर बैठता है। 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट भी इसे कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन में। तो चेयर एंड सिट एंड टेस्ट पे आ जाते हैं। तो चेयर जब भी हम जेपीजी देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है पिछले एग्जामों में। तो ये पूछते हैं कि किस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, तो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो लोअर बॉडी पर ही वर्क हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं पर्पज़ क्या है, तो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है, पर्टिकुलरली इन द हेमस्ट्रिक मसल्स, जो थाई में हेमस्ट्रिक मसल्स होती है, ठीक है, थाई में। तो हेमस्ट्रिक मसल्स को स्ट्रेच करता है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक चेयर चाहिए जिसकी हाइट हो 17 से 18 इंच, रूलर हो। अब प्रोसीजर्स क्या है, आप प्रोसीजर आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 प्रोसेस हैं बैठने के, और 2 सेकेंड होल्ड करते हैं, ठीक है। पढ़िएगा इसको। स्कोरिंग कैसे करते हैं, इफ़ यू फिंगर टिप टच एंड टो दैट इज कॉल्ड 0, ठीक है। स्कोरिंग, ये स्कोरिंग लेवल्स हैं। अब रहते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट पे। तो इसे 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट भी कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन में, और इसे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लोअर बॉडी एंड फॉल रिस्क गिरने का रिस्क को बढ़ाती है, ठीक है। प्रोसीजर पढ़िएगा 1 2 3 4 प्रोसीजर में 30 सेकेंड तक रहता है ये। पर्पस क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन स्टैंड इन 30 सेकेंड्स, ओके, वट एवर यू नीड टू यूज योर आर्म टू स्टैंड अप, ओके। स्कोरिंग होती है इसकी, हर टेस्ट क्या है, प्रोसीजर लिखना होगा, पर्पस और स्कोरिंग लिखनी होगी आपको। ये सभी याद करने वाली चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आ सकते हैं, ठीक है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ क्या है, आर्म कर्ल टेस्ट एंड बैक स्ट्रेच टेस्ट है, ठीक है। आर्म कर्ल टेस्ट में बैठते हैं, हाथों में डंबल लेते हैं, बैठते हैं, हाथों में डंबल लेते हैं। एक मिनट रुकिए, तो मैं अभी आपको पूरे सही से डिस्क्राइब कर देता हूँ। चलिए अब हम जेपीजी पे आ जाते हैं। तो जेपीजी में हम देखेंगे, अगर हम पिक देखेंगे फ़ोटो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति है जो चेयर पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में डंबल्स है, ठीक है।
तो वो हाथ में जो डंबल्स है उसके, वो उससे डंबल्स को अप ला रहा है और नीचे लो जा रहा है। दैट्स इज आर्म कर्ल टेस्ट। ओके, मेजर द अपर बॉडी, देखिए अपर बॉडी पे फंक्शनिंग हो रही है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बाय काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन कर्ल वेट इन द सेट एंड द टाइम पीरियड। तो ओके, तो बैक स्ट्रेच अब आते हैं, इसी में आगे की तरफ आते हैं। आर्म कर्ल में फोकस ऑन रखना, पर्पस क्या है, ठीक है, प्रोसीजर क्या है, स्कोरिंग क्या है, तो ये पढ़ लीजिएगा। बैक स्ट्रेच पे आते हैं, तो बैक स्ट्रेच में देखिए ए में और बी में हाथों को पीछे ले जाके स्ट्रेच करते हैं, दैट बैक स्ट्रेच। फोकस पढ़िएगा, प्रोसीजर पढ़िएगा, स्कोरिंग पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो इसमें 8 फुट अप में क्या होता है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट इज अ फिजिकली परफॉर्मेंस टेस्ट दैट मेजरमेंट एजिलिटी चेक होती है 8 फुट अप टेस्ट में, ठीक है, बैलेंस चेक होता है, स्पीड टेस्ट होती है, और उसके बाद ओल्डर जो सिटीजन्स होते हैं उनके बारे में जाना जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो 8 फुट अप टेस्ट एंड गो में क्या होता है, एक चेयर होती है, एक चेयर होती है, चेयर में बैठे रहते हैं, उसके बाद आगे सामने कोन रखा होता है, जैसे ये व्यक्ति है, ये चेयर है, यहाँ कोन रखा होगा, तो ये व्यक्ति चेयर उठेगा चेयर से, फिर उसके बाद राउंड करके फिर बैठ जाएगा, ठीक है। तो हाउ इट परफॉर्म द प्लेस द चेयर अगेंस्ट द वॉल, द प्लेस द चेयर अगेंस्ट द वॉल एंड मार्क ऑन द 8 फीट कोन, ठीक है, सेम वही प्रोसेस 1 2 3 4 5, और आपको ये पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 19 पर आते हैं, एरोबिक्स एंड्योरेंस, ठीक है, 8 मिनट वॉक। तो 8 मिनट लगातार वॉक करते हैं, कॉमनली मेथड है एरोबिक्स एंड्योरेंस के लिए, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। एरोबिक एंड्योरेंस 8 मिनट वॉक, 6 मिनट्स वॉक, ठीक है, 6 मिनट्स वॉक। तो 6 मिनट वॉक में कॉमनली जो मेथड है वो एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करता है। अब आते हैं व्हाट इज मेजर, तो टेस्ट ये प्राइमरली एसएसएस करता है। तो फॉर समवन वी कैन वॉक, अगर वी कैन वी वॉक इन द सेट टाइम, एक सेट टाइम पे हम कितना वॉक कर सकते हैं और ऑक्सीजन कितना कंजर्व करते हैं, ये उसमें क्लियर होता है। हाउ इट्स परफॉर्म्ड क्लिनिकली एप्लीकेशंस में देखिए, तो लंग डिसीज, हार्ट कंडीशंस, रिहैबिलिटेशन, ये सब चीज़ें इसमें नॉर्मल होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में जान भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इट्स बेनिफिट एंड एक्सप्लेन ऑल साइकिल, माइक्रो, मीसो और मिक्रो। तो ये सारे साइकिल्स को लिखने के लिए आपको आ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या, तो यहाँ देखिए माइक्रो, मेसो और मिक्रो, ये ट्रेनिंग के मेथड होते हैं। तो जो माइक्रो होता है उसमें क्या, वो शॉर्ट टाइम तक ट्रेनिंग होता है, यूजली अब वीक तक चलती है। और मीज़ो में क्या होता है, वो लगातार 2 वीक्स तक चलती है, कुछ मंथ तक चलती है। लेकिन जो मैक्रो साइकिल होता है वो ईयरली यानी साल भर चलती है, और ट्रेनिंग से बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, पढ़िएगा इसको। बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या क्या बेनिफिट होते हैं, फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, इंजरी प्रिवेंशन होता है, स्लीप सही आती है, एरोबिक एनर्जी डेवलप होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कम होता है, रिकवरी अच्छी होती है। नेक्स्ट आते हैं 21 पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 21, एक्सरसाइज गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स के उन्होंने एक्सरसाइज बनाई हैं, ठीक है। तो विच आर डिजाइन टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट क्रॉनिक मेजर्स सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज। तो आप समझ गए होंगे क्या है, फॉर चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है, अंडर द 5 ईयर। फिर आते हैं चिल्ड्रन एंड एडल्सेंट एज का क्या है, 5 to 17 ईयर। अडल्ट का क्या है, 18 to 64 ईयर तक माना गया। उसके बाद एडल्ट एज भी ओल्डर एडल्ट माना गया 65 से लेकर अबव तक। अब स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। ये देखिए एज बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। स्टेज है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इन्फेंट्स, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम जो होते हैं वो इन्फेंट्स कहलाते हैं। टोडलर्स 1 से 2 साल के एज के बच्चों को टोडलर्स कहते हैं। चिल्ड्रन 3 to 4 5 में चिल्ड्रन कैटेगरी में आ जाता है। चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 7 ईयर्स के ये डेवलपमेंट के एजेस हैं, चिल्ड्रन एंड यूथ, ठीक है। एडल्ट 18 to 64 और ओल्डर एडल्ट कहलाते हैं। सीनियर सिटीजन 65 ईयर्स से लेके अबव। ये पढ़ लीजिएगा 1 साल के, ठीक है। 1 टोडलर्स पढ़िएगा, चिल्ड्रन एंड यूथ पढ़िएगा। ये WHO के अकॉर्डिंग जो है स्टेजेस उन्होंने डिवाइड किए हैं, ठीक है। 3 and 4 एडल्ट पढ़िएगा 18 to 54,
ओल्डर एडल्ट एंड 65 ईयर्स एंड अबव। अब आते हैं 22 पर। तो एक्सप्लेन मीनिंग और डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स मैनेजर अकॉर्डिंग टू MC फर्लैंड, जॉर्ज आर टेरी एंड लूथर गुलिक। देखिए डिफिनेशन लिखने को आए तो आपके ऑथर की डिफिनेशन लिखें, जैसे इसमें MC फर्लैंड है, जॉर्ज आर टेरी है, लूथर गुलिक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देकर गए हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स। ठीक है, तो गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज होते हैं, और इनमें अलग अलग जगह अलग अलग एम्प्लॉयज़ या अलग अलग लोगों का चयन भी होता रखे जाते हैं। मैनेजमेंट इज द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स आइटम event and facilities. It's involve meaning managing finance, personals and equipments। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी के लिए पढ़ लीजिएगा। a decision process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish started goals by the using of human being and other sources। ये पढ़िएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MC फर्लैंड के, अकॉर्डिंग टू गुलिक, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 23 पर। 23 में सेम वही है, थोड़ा सा इसमें अलग है। एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को, और एक्सप्लेन करना है वेरियस कमेटी को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो क्या क्या है फंक्शंस में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी फंक्शंस हैं। कंट्रोलिंग, ओके। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए किसकी किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ओवरऑल इवेंट लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ओवरसीइंग एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट प्लानिंग एंड एक्सक्यूजन होता है। डिसीजन मेकिंग और मेजर इवेंट इशू, इस तरह से सभी के आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। फाइनेंस कमेटी, टेक्निकल कमेटी, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स कमेटी। 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो आपको आसानी होगी याद होने करने में, ठीक है। मेडिकल, ओके, ग्राउंड इक्विपमेंट्स, पब्लिसिटी। 24 पर आ जाते हैं। व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट एंड फार्मूला। तो बड़ा ही आसान है व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्चर्स की बात कर रहे हैं ये। तो नॉकआउट टूर्नामेंट कॉम्पिटिटिव वेयर अ पार्टिसिपेंट्स What is a knockout tournament formula? तो a knockout tournament is a type of competition where a participant is eliminated from the tournament once they lose a match, meaning only the winner of each match progresses to the next round। okay? तो फॉर्मूला क्या है, n-। तो टूर्नामेंट में जो हम अलग अलग फार्मूला यूज़ होते हैं, तो नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फार्मूला है वो उसमें हम जब मैचेस निकालते हैं तो फिर पार्टिसिपेट के लिए यानी कि नंबर ऑफ़ टीम्स के लिए n रखते हैं, ठीक है। तो सिंपली n-1 मैचेस के लिए हम देखेंगे, ठीक है। तो जो भी टीम है, जैसे 19 टीम्स हैं तो n-1 रखेंगे। तो n-1 हमारा क्या है, जैसे 19 टीम्स है तो 19-1 होगा, यानी कि 18 मैचेस आएगा। उसी तरह पॉइंट आउट द नॉकआउट टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सिंगल टूर्नामेंट एलिमिनेशन, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मैचेस एग्जाम्पल है, ये आपको स्टडीज़ करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं लीग में। व्हाट इज लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। तो लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट विद फार्मूला। तो इसी तरह से ये भी सॉल्व है, यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राउंड रॉबिन लीग का एवरी टीम प्लेज, ये सब पॉइंट्स मैंने लिख दिए, मेंशन कर दिए, आप पढ़िएगा, एग्जांपल में भी आ जाइएगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी दे दिया है 5 टीम्स का। नेक्स्ट आते हैं 26 में। तो एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। तो जो डिसेबिलिटीज़ में आते हैं CWSN में, वो मैंने एक छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको डिफाइंड कर दिया है, आप इसको पढ़िएगा। क्या है, ADHD फुल फॉर्म लिखने को भी आ सकता है, SPD, ASD, ODD, OCD, ये सभी डिसेबिलिटीज़ हैं। ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, ठीक है। जो CWSN स्टूडेंट्स को होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में आती हैं, ये आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 27 में। एक्सप्लेन ऑल कमेंटमेंट्स ऑफ एटिकेट्स, ठीक है। शिष्टाचार विद डिसिप्लिन। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं? यूज पीपल फर्स्ट लैंग्वेज, अवॉइड आउटडेटेड टर्म्स, आस्क बिफोर असिस्टिंग, ठीक है। डू नॉट टच देयर असिस्टिव डिवाइस, बी पेशेंट, ठीक है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। मेक आई कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस देम डायरेक्टली। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है शिष्टाचार के, एटिकेट्स के।
ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी या इसको पढ़ने में। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट से शॉर्ट किया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। आज हम लोग 4th डे में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आपको लिखेंगे। हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डू नॉट, और पढ़िएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है डू नॉट पेट्रोनाइज, ठीक है। रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, सभी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज से अवेयर रहना चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल, CWHN कम्युनिकेशन स्पेस, ग्रेटेड एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात है, ठीक है, जो CWHN कम्युनिकेशन स्पेस ग्रेटेड के लिए आती हैं। तो देखिए क्या की एलिमेंट है इसके। तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है सिंपल लैंग्वेज, विजुअल आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, एडेप्टिव एक्सेसिबल एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, ठीक है। सेंसरी कंसिडरेशन। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल में। तो फिजियोलॉजिकल में क्या है, पेशिंग एंड रेस्ट ब्रेक, इंडिविजुअलाइज इंटेंसिटी, ठीक है, ज्वाइंट कंप्रेशन, सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, चॉइस बेस्ड एक्टिविटीज, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड पीयर सपोर्ट्स, ये सब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं। कोई एक स्ट्रेटजी आपको लिखने को आएगी, ठीक है। कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल्स में आते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आता है, रेगुलर असेसमेंट आता है। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रेडेड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इतनी चीज़ें हेडिंग्स मैंने बता दी हैं, आपको लर्न करनी होगी, और इसमें बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं तो आपको आसानी होगी। अब आते हैं 29 में, एक्सप्लेन मेथड ऑफ कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। जो लोग खाते रहते हैं और बॉडी का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनका वेट बढ़ जाता है। तो हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में जाते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्दी वेट कंट्रोल क्या है, डाइट, ईट अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो कंट्रोल पोर्शन साइज आते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिमिट प्रोसेस्ड फूड्स पे आते हैं। हाइड्रेट वेल रहना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। अब फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड थ्रू आउट द डे हमारा क्लियर होना चाहिए, यानी कि टेक स्टेयर्स, जैसे स्टेयर्स लेना चाहिए, लिफ्ट कम लेनी चाहिए, पार्क फुदर द वे एंड गो द ऑफ एक्टिविटी, ये सब करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फाइंड एक्टिविटीज ऑन योर चॉइस, कोई एक्टिविटी ढूंढ लीजिए अपनी चॉइस की। अब लाइफ स्टाइल हैबिट्स में क्या क्या आता है। तो लाइफ स्टाइल हैबिट्स में आता है एक क्वालिटी स्लीप आता है, अच्छी समय नींद लेनी चाहिए, 7 से 9 आवर्स में लिखा हुआ है, और लेकिन 7 to 8 बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा नहीं करना चाहिए, सेट रियलिस्टिक गोल्स करना चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग करना चाहिए, कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जाना से करते रहना चाहिए, बी पेशेंट एंड कंसल्टेंट, पेशेंस रखना चाहिए, कंसल्टेट करना चाहिए, एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज़ में हमें क्लियर रहना चाहिए। इफ़ स्ट्रगल विथ वेट मैनेजमेंट, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट, कंसिडरिंग एड्रेसिंग पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशन और मेडिटेशन साइड इफेक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी इसमें आती हैं। एक्सप्लेन, तो कंट्रोल एक्टिव बॉडी वेट के लिए ये सब बॉडी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, लाइफ स्टाइल हैबिट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। कंसल्ट डॉक्टर प्रोफेशनल एंड बी पेशेंट कंसल्टेंट है, एड्रेसिंग अंडरलाइंग इशूज़, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट आते हैं 30 पर। तो 30 पर आते हैं द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो डाइटिंग के नुकसान क्या क्या हैं, तो ठीक है। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है, देखिए, न्यू पॉइंट्स ऑफ कंसिडर्ड अबाउट द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हो सकती है, मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट आ सकता है। यो डाइटिंग में बोली कि रैपिड वेटिंग लूज नहीं करना चाहिए, रेगुलर डाइट करते रहे तो रैपिड वेट लूज नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं स्किपिंग मील्स है, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल इम्पैक्ट है, ये सारी पॉइंट्स जो हैं इसके हैं, इसको अच्छे से आपको ध्यान देकर रिवाइज करना होगा, ठीक है। 1 स्कीपिंग मील्स हो गया, अनरियलाइज्ड एक्सपेक्टेशन होता है, सोशल इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है, कंसल्ट प्रोफेशनल और फोकस ऑन लाइफ स्टाइल, माइंडफुल ईटिंग पढ़ रहे हैं। 31 पे आते हैं। तो 31 पे आते हैं कि एक्सप्लेन फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, और फूड खाना चाहिए किसके साथ खाना चाहिए, देयर मैनेजमेंट है, ठीक है।
तो a food intolerance occurs when the body has difficulty digesting a specific food. तो फूड वो है जब बॉडी किसी चीज़ को किसी खाने को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करे, तब वो फूड इंटॉलरेंस कैटेगरी में जाती हैं. कॉजिंग सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, ठीक है, गैस, डायरिया और स्टमक क्रैम्प्स आफ्टर कंज्यूमिंग, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है, अनलाइक अ फूड एलर्जी. तो ये सब चीज़ें हैं जो फूड इंटॉलरेंस में आती हैं. पॉइंट्स अबाउट फूड इंटॉलरेंस क्या है? मैकेनिज्म है. द बॉडी लैक्स necessary enzymes to break down a specific food component like lactose in dairy products for lactose intolerant individual. ठीक है. सिम्टम्स क्या हैं? गैस इंक्लूड ब्लोटिंग, ये होगा. ओके, गैस, अब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, नोसिया होगा, उसके हेडेक होगा, स्किन में रैसेस आ जाएंगे फूड इंटॉलरेंस के कारण. कॉमन इंटॉलरेंस में आपके लिए डेयरी वाले इंटॉलरेंस वीट हो गया. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी है. फूड मैप इंटॉलरेंस, सर्टन कार्बोहाइड्रेट इन फूड्स, वेजिटेबल्स एंड लियोगेसेस. कॉमन फूड मीन्स क्या क्या मिथ हैं. ओके, कॉमन मिथ क्या क्या हैं? तो कॉमन मिथ हैं ऑल फैट इज़ बैड. ओके, सारे फैट बैड होते हैं, नहीं, ये कॉमन मिथ है. फ्रेश प्रोड्यूस इज़ ऑलवेज बेटर देन फ्रोजन और कैंड. ओके, फ्रोजन सही नहीं होते हैं, फ्रोजन सही नहीं होता. डिटॉक्स डाइट्स और पोटैटो मेक्स यू फैटी. ओके, अननेसेसरी ऑर्गेनिक फूड इज़ ऑलवेज हेल्दियर. ग्लूटेन फ्री इज़ ऑलवेज बेटर. मैनेजिंग फूड इंटॉलरेंस क्या है? आइडेंटिफाइंग ट्रिगर फूड्स. ठीक है, एलिमिनेशन डाइटरी मॉडिफिकेशन, लिमिट प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स और सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव्स. रीड फूड लेवल्स केयरफुली. ओके, कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल. तो कंसल्ट जरूर करना चाहिए. ठीक है, इंटॉलरेंस में, फूड इंटॉलरेंस में. 32 में आते हैं. एक्सप्लेन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. फाइबर, फैट, वाटर कंपाउंड्स, ओके, फ्लेवर कंपाउंड्स, प्लांट कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें हैं. देखिए, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव दोनों कंपोनेंट्स अलग होते हैं. यहाँ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की बात हो रही है. ठीक है, तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में हम देखेंगे तो क्या क्या आता है? फाइबर्स, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड और प्लांट्स कंपाउंड्स. ये पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या आता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स आते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, ये पढ़िएगा. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स. नेक्स्ट आते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, बेसिक्स देयर फंक्शनल. तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ आर डाइट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, न्यूट्रिटिव विच द बॉडी नीड्स एनर्जी, ग्रोथ एंड ओवरऑल. ये सब चीज़ें बॉडी में जब जाती हैं. तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स like dietary fibers and water do not provide direct nutrition value but play important role in digestion, hydration and overall well-being. Even though they are necessary for a balanced diet. Okay, तो देखिए अगर what is the differentiate है या देखिए differentiate है, दोनों में क्या क्या अंतर है. ठीक है, फंक्शंस हो गए और एग्जाम्पल ये दोनों पढ़िएगा आप. नेक्स्ट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, 35 एक्सप्लेन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर है. और जो माइक्रो में है वो माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं? मिनरल्स में मैक्रो और माइक्रो में जो है वो है क्या है? मैक्रो में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, मैंने इसीलिए अलग कर दिया है. और मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो में क्या क्या है? आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट. यहाँ पे डिफिनेशन है माइक्रो और मैक्रो की, तो ये पढ़ लीजिएगा आप. माइक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. ठीक है, इनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, माइक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 36 पर आ रहे हैं. तो 36 में जो है मैं इसको शॉर्ट में क्वेश्चंस में भी और वेरी शॉर्ट में दोनों में क्लियर कर चुका हूँ.
कि टैलेंट क्या है, किसी भी को व्यक्ति को रखने के लिए या किसी के अंदर का टैलेंट पहचानने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस है, पहले टैलेंट सिलेक्शन करें, फिर टैलेंट डेवलपमेंट, उसके अंदर टैलेंट डेवलप करें या टैलेंट ऑलरेडी डेवलप होगा उसको पहचानें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करें और टैलेंट डिटेक्शन करें। तो ये आपके एग्जाम में आने वाला है, एक छोटा सा पिरामिड का चार्ट है, ये बना दीजिएगा आप, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और जो जो रेड एरिया मैंने किया है ये आपको लर्न करना होगा, ये बहुत ही टाइप्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से टाइप, फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग है, फिजिकल एबिलिटी है, असेसमेंट है, फिजियोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, टेक्निकल और टेक्टिकल एनालिसिस है, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन है एंड द गेम बेस्ड असेसमेंट है। ये पढ़ लीजिएगा टैलेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। 37 पर आते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने 37 और 38 क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें आपको चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने सेल्फ एक चार्ट बनाया है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या है इसको पहले क्लियर करते हैं। इस चार्ट में दिया हुआ है इन लिस्ट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एंड एक्सप्लेन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव डाइट, तो देखिए यहाँ चार्ट में मैंने बनाया हुआ है नॉन न्यूट्रिटिव डाइट और ऊपर है न्यूट्रिटिव डाइट, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसको समझना होगा आपको। और 38 में क्या है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय। न्यूट्रिटिव ये रहा, नॉन न्यूट्रिटिव ये रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड एनी 4 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। 4 को डिस्क्राइब करना है नॉन न्यूट्रिटिव डाइट्स को। ठीक है, तो देख स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नॉन न्यूट्रिटिव में क्या क्या, न्यूट्रिटिव में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है प्रोटीन, ओके, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है फैट और फिर आता है विटामिन, ओके, फिर आता है मिनरल्स। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स में 2 सोर्सेस होते हैं और वेजिटेबल, ठीक है। नीचे लिखा है एग, मिल्क, मीट, फिश, ओके। वेजिटेबल्स में क्या है, सोयाबीन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, देखिए राइस, बाजरा, बहुत अच्छा चार्ट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फैट क्या पढ़ लीजिएगा, फैट मिनिमम वेजिटेबल्स में 2 सोर्स होते हैं। फैट मैंने इसको एक बोलते हैं आउटर और वाटर सोल्यूबल यानी बी एंड सी। अब मिनरल्स में देखिए, मिनरल्स में 2 चार्ट, ओके। तो अब हम लोग सबसे पहले नॉन न्यूट्रिटिव में चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 37 और 38 जो आ सकता है एग्जाम में। तो नॉन न्यूट्रिटिव क्या है, फाइबर और रफेज, वाटर, ओके, कलर कंपाउंड एंड प्लांट कंपाउंड एंड फ्लेवर कंपाउंड्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं है, आपको आसानी होगी याद होने करने में। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर दोज सेगमेंट दैट डू नॉट प्रोवाइड विथ अस द एनर्जी ऑफ कैलोरीज। सम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। रफेज पढ़ लीजिए, कलर कंपाउंड पढ़िए, फ्लेवर और प्लांट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 39 पर। यहाँ पे भी मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दे दिया है। क्वेश्चन क्या है 39 में, डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन एनी 4 न्यूट्रिएंट्स, किसी 4 न्यूट्रिएंट। तो बैलेंस डाइट क्या है, अ बैलेंस डाइट विच कंस्टेंट ऑल द एसेंशियल, ठीक है, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ठीक है, और विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, करेक्ट proportion is called balanced diet. A balanced diet means eating the high amount of, ठीक है, high amount of foods और all ये groups। तो ये आपका बैलेंस डाइट का डिफिनेशन है, ठीक है। एसेंशियल फूड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है। अब यहाँ पर प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है। इनमें कौन कौन से सोर्स है, देखिए प्रोटीन में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इतना डिटेल में आपको जानना नहीं, व्हाट इज बैलेंस डाइट ये पूछा जाएगा।
फॉर एसेंशियल फूड कंसिस्ट जो भी है ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये होते हैं, और नॉन न्यूट्रिटिव में फाइबर, वेज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 40 पे, कंपेयर एनी 3 माइक्रो मिनरल्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एंड बेनिफिट। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, पहले पेज जेपीजी देख लेते हैं। देखिए उसी जेपीजी में देखते हैं, बोल रहे हैं कंपेयर एनी 3 माइक्रो मिनरल्स ऑन द देयर बेसिस एंड सोर्स एंड बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, इसके पिछले क्वेश्चन देखिए मिनरल्स लिखा है, तो बोले माइक्रो, यानी माइक्रो में क्या है, यहाँ पे देखिए आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, तो किसी 3 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए कंपेयर किया है आयरन को सोर्स बेनिफिट से, जिंक को, ठीक है, सोर्स ऑफ बेनिफिट, और आयोडीन को सोर्स ऑफ बेनिफिट में, इसमें पढ़िएगा इसको। 41 पे आते हैं, कंपेयर एनी 3 फैट सोलेबल, ठीक है, फैट सोलेबल यानी एडिक की बात कर रहा है, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेनिफिट। तो देखिए ए में यानी ए हो गया, डी हो गया, इसके सोर्स लिख दीजिए, बेनिफिट लिख दीजिए, ठीक है। ई में आ गया, ये 3 की बात कर रहा है तो 3 में टोकोफेरॉल, ई आ गया, ठीक है, 3 की बात कर रहा है इसलिए डी ने, ए डी ई के नहीं लिखा है, ठीक है, सोर्स ऑफ बेनिफिट, कंपेरिजन आ जाएगा। बहुत ही एक लाइन के आंसर्स मैंने बनाए हैं, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। सर्किट ट्रेनिंग क्या है, ठीक है, what is circuit training and its important? Circuit training method was designed by G.T. Adamson and R.E. Morgan in 1957। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसने डिज़ाइन किया था, G.T. एडमसन एंड R.E. मॉर्गन ने 1957 में। तो सर्किट ट्रेनिंग है क्या, वैसे सर्किट ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग मेथड इन विच सर्टेन एक्सरसाइजेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ आर परफॉर्म्ड विथ और विदाउट एप्लीकेटर्स विथ द गिवन डोसेज एडमसन एंड मॉर्गन्स। आइए सर्किट ट्रेनिंग के डिफिनीशंस और बेनिफिट देख लेते हैं, इसी तरह से बनाइएगा, एग्जाम में आएगा, अगर तो आएगा ज़रूर। डिफिनेशन, फिक्स्ड सर्किट और इंडिविजुअल सर्किट टू सूट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल एक्सरसाइज है, डिफरेंट मसल्स ग्रुप है, स्पेसिफिक फिटनेस डेवलपमेंट है, डेवलप्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फिटनेस, CRE, ओके। नेक्स्ट आते हैं स्पीड, पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये सर्किट ट्रेनिंग लर्न करना होगा, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ये, ठीक है, आपको ये सर्किट ट्रेनिंग एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं 43 पर। तो जैसा शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था, और आपको डे 2 वाला वीडियो देखना होगा, उसमें क्या था कि शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने JPG यानी फोटोज के साथ डिस्क्राइब किया था। अब इसमें तो फिर से डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो क्या है, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। यहाँ पर बोन फ्रैक्चर्स की बात करते हैं। बोन फ्रैक्चर्स, तो बोन फ्रैक्चर्स क्या है, यानी कि विभिन्न प्रकार से जो बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन के बारे में। तो इतनी छोटी सी इसकी आपको मीनिंग और डिफिनेशन लिखनी होगी। क्या है, ब्रोकन बोन और बोन फ्रैक्चर इज समटाइम इज अ बोन दैट मे बी कंप्लीटली फ्रैक्चर, कंप्लीट टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, और पार्शियली फ्रैक्चर ऑफ एनी नंबर ऑफ वेज, ठीक है, मल्टी पीसल यानी कई टुकड़ों में टूट जाती है, लंबाई में टूट जाती है, अलग अलग तरह से टूट जाती है। बोन फ्रैक्चर कैन बी रिजल्ट ऑफ अ हाई फोर्स इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस or a minimal trauma injury as a result of certain medical condition that weaken the bone such as osteoporosis, bone cancer and orthogenesis imperfect where the fracture is then properly termed a pathologic फ्रैक्चर्स, ओके। फ्रैक्चर्स यानी टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स क्या आते हैं, तो देखिए बोन के फ्रैक्चर्स क्या क्या है यहाँ पे आते हैं, लिख दीजिएगा ऐसे ही डिफिनीशन। यहाँ पे JPG वर्क भी है। देखिए क्लोज्ड, नीचे चलते हैं, देखिए ये फ्रैक्चर से पहले ट्रांसवर्स, लाइनर, ऑब्लिक्यू डिस्प्ले, ऑब्लिक्यू नॉन डिस्प्लेस, ऑब्लिक्यू डिस्प्लेस, स्पाइरल, ग्रीन स्टिक, कम्युनिकेट। जो सबसे ज़्यादा लिखने को आता है वो ग्रीन स्टिक आएगा, लाइनर आएगा यानी कि हेयर लाइन, ठीक है, ऑब्लिक्यूट आएगा। और याद रखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर भी एयरलाइन फ्रैक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन के हैं, आप याद करते हैं, ओपन कंपाउंड, ग्रीन स्टिक, हेयर लाइन फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक्यू, स्पाइरल, कम्युनिकेटेड, एल्विकेशन या फिर कंपेरिजन फ्रैक्चर। एक एक लाइन के मैंने बना रखे, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता था कि आपको इजीली याद हो जाए उतना मैंने इसको बना दिया है, शॉर्ट कर दिया है। सॉफ्ट इंजरीज आ जाते हैं,
स्पोर्ट्स इंजरी 3 प्रकार की होती हैं, सभी को पता है कि स्पोर्ट्स इंजरी 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली जो इंजरी होती है वो होती है सॉफ्ट, फिर दूसरी होती है बोन, और तीसरी होती है जॉइंट, डिसलोकेट हो जाना, टूट जाना, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे फिर से वही आया है जो हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में क्लियर किया था कि शॉर्ट इंजरी द डैमेजेस ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज लाइक मसल्स, टेंडन, लिगामेंट एंड कैन इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ इंजरी सच एन एब्रेशन, स्कार्प, स्प्रेन, लिगामेंट टेयर्स, स्ट्रेन एंड मसल्स टीयर्स, लैसरेशंस, कट एक्सेट्रा, कंट्यूशंस ईच एंड डिस्कनेक्ट करेक्टराइज्ड बाय कॉज्ड बाय। एक्सप्लेन कर दिया इसको दो लाइन में, एब्रेशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, लेजरेशन, कंट्यूशन। इसको हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और आपको आपके लिए सुविधा के लिए मैंने एक ही किया दो लाइन में, जितना इंपॉर्टेंट लाइन से उतना हमने इसको किया। की फैक्टर्स क्या है रिमाइंड करने का, सर्विटी है, सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो ये दो बीमारियां, एक में एक्सट्रीम मात्रा में व्यक्ति खाता है जिसे क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा खाता है फिर वॉमिटिंग कर देता है, और दूसरे में क्या है कि अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा टारगेट होता है, जंक फूड, और जिससे वेट बढ़ जाता है, सेप खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। दो पैराग्राफ का डिफिनीशन पढ़ लीजिएगा। एन ईटिंग डिसऑर्डर इज़ अ mental disorder, okay, defined by abnormal eating behavior and adversely affect on a person physical and mental health, ठीक है। these behavior may included eating either too much, too tight, बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो ये प्रॉब्लम्स होती है बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक दो छोटे छोटे पैराग्राफ मैंने बनाए, इसे लर्न करिएगा। 46 शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको भी क्लियर किया है, 46 पर फिर से आया है। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस की ये छोटी सी डिफिनेशन है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मैंने क्लियर किया था आपको इसके पहले कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का मतलब है एमेनोरिया, एक फीमेल एथलीट टायर्ड बनता है, एमेनोरिया होता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाते हैं, या फिर वो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, या 15 डेज किसी भी 15 एज तक किसी भी कुछ पहला मिनार्क ना आए, फर्स्ट पीरियड ना आए, तो फिर उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिले हो जाना या बहुत ज़्यादा देर पहले हो जाना, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली वे में पीरियड्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आते हैं, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन रेगुलर बेस rise due to various factors such as hormonal influctuations, anatomical abnormalities, lifestyle factors and underlying health and condition। ये पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आती है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के कारण है, ठीक है। हाइपोथर्मस एंड पिट्यूटरी इशूज़ आ जाते हैं, मेडिकेशंस आ जाते हैं, गाइनोलॉजिकल कंडीशंस आती है, थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपके लिए बना दिया है। टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल, ठीक है, क्या है, एमेनोरिया, एबनॉर्मल, अल्टरनेटिव ब्लीडिंग, ठीक है, डिसमेनोरिया, फिर आते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसको पढ़िएगा आप। 47 में भी यही है, व्हाट इज एमेनोरिया। तो एमेनोरिया क्या है, एमेनोरिया इज द मेडिकल टर्म ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब मिस हो जाता है, ठीक है, पीरियड। इट कैन बी सिम्टम ऑफ एंड अंडरलाइंग कंडीशन बट इट इज़ नॉट डिसीज, ओके। जो अंडरलाइंग कंडीशन है ठीक हो सकती है, डिसीज के तौर पे ज़्यादा नहीं लेते, पर सेकेंडरी एमेनोरिया होगा तो डिसीज हो जाएगी। प्राइमरी एमेनोरिया व्हेन अ गर्ल हैज़ नॉट हैड हर फर्स्ट पीरियड ऑन बाय एज 16, ओके। इट इज़ 16 या 15, इसको दोनों में हम क्लियर करेंगे। पहले तो यहाँ पर याद रखिए कि 15 होगा, ओके, नॉट 16। व्हाट अ गर्ल हैज़ नॉट, किसी भी गर्ल को 15 एज तक अगर पीरियड नहीं होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है तो फिर वो से प्राइमरी एमेनोरिया रहेगा, हो जाएगा। कैन बी कॉज्ड बाय कॉन्जेनिटल डिफरेंसेस बिटवीन इन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। सेकेंडरी में देखिए किसी भी वुमेन्स को विभिन्न प्रकार से हो जाते हैं, जैसे हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, अदर कंडीशन लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर फॉर एमेनोरिया, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। हम लोगों ने शॉर्ट में इसको बहुत क्लियर किया है, शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सकता था उतना मैंने किया है, आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। प्रीमेनोपॉज, ठीक, पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, एंटी एंड एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, सम ये पढ़ लीजिएगा। पुअर न्यूट्रिशन, वेट चेंजेस, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं 48 में खेलो इंडिया एंड साई खेलो इंडिया।
ठीक है। तो से खेलो इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया, गवर्नमेंट प्रोग्राम में प्रमोट करने के लिए खेलो बनाया गया है। फिजिकल फिटनेस एलिमेंट इन द स्कूल, ठीक है। क्या क्या खेलो इंडिया प्रोग्राम वर लॉन्च इन 2018 प्रोग्राम एंड प्रमोट स्पोर्ट्स टू फॉर ऑल एंड स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। पढ़िएगा 1 2 3। द प्रोग्राम इंक्लूडेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब आते हैं द प्रोग्राम आल्सो सपोर्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकेडमी, कम्युनिटी कोचिंग एंड स्टेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आते हैं द प्रोग्राम इन फेसेस इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स इन खेलो इंडिया इवेंट्स। साई खेलो इंडिया क्या है? साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में क्लास 1 से 1 to 3 प्रोग्राम आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खेलो इंडिया साई खेलो इंडिया में फिटनेस टेस्ट में आते हैं, पढ़िएगा कितना बनाया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, फिक्सचर्स। यहाँ से फिक्सचर्स स्टार्ट होते हैं। तो फिक्सचर्स में मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ 1 या 2 फिक्सचर्स आपको बनाने के लिए दूंगा और बाकी सारे मैं सॉल्व करूंगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट फिक्सचर्स हैं जो आ सकते हैं, अब हम लोग उस पर बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट फिक्सचर्स पर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो फिक्सचर्स हम लोग आज क्लियर करेंगे। और 50 नंबर पर हम लीग के कुछ फिक्सचर्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो नॉकआउट में फिक्सचर्स खुद सॉल्व करके दूंगा वो आपको 19, 21, 16, 11, 12, 13, 14 एंड 16। लेकिन जो कुछ आपको करने हैं वो आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यू हैव टू डू, ठीक है। आपको 15 और 16 को खुद जो है सॉल्व करना होगा। तो तो स्टार्ट करते हैं। नॉकआउट फिक्सचर्स ऑफ 19 टीम्स। तो देखिए सबसे पहले नॉकआउट फिक्सचर्स के लिए अगर हम समझना चाहें या उसकी बात करना चाहें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी नॉकआउट फिक्सचर्स की बात होती है तब हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी स्पेशल सीडिंग का केस आएगा तो हम सबसे पहले, जैसे मान लीजिए 19 टीम्स है, ठीक है। तो 19 टीम में जब भी स्पेशल सीडिंग का कोई मेथड आएगा कि 4 स्पेशल सीड देने के बाद 19 का नॉकआउट फिक्सचर सॉल्व करिए, ठीक है। तो 19 में पहले ही आप -4 कर देंगे, ठीक है। तो जब 19 में आप -4 करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा आपका -4 करने के बाद, तो 19 में जब -4 करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 19 -4 तो 15 आया, तो 15, ठीक है। तो 15 आया, तो 15 में आप मान के चलिएगा जब आपका माइनस करेंगे तो 15 से बड़ी टीम से 2 की बड़ी पावर लेंगे, ठीक है। जब भी स्पेशल सीट होगा, जैसे 20 आया तो 20 में -4 कर देंगे स्पेशल सीट के केस में, तो 16 आएगा, तो 16 आएगा तो 16 ही आपकी बड़ी पावर मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब 19 का आएगा तो 19 में -4 करेंगे तो आंसर आपका 15 आएगा, तो 15 से बड़ी पावर क्या है? 16। गलती क्या हो जाती है स्पेशल सीडिंग कोर्स में, 19 है तो 19 से बड़ी पावर को ले लेते हैं, -4 नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर 32 हो जाता है। तो फिर ऐसे नहीं, आपको जो मतलब नहीं ऐसा करना है कि माइनस हमेशा करना है। तो चलिए अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा जो क्वेश्चन होगा उसको बिना 4 स्पेशल सीट दिए उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको उसी काउंट की स्पेशल सीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, फिक्सचर्स ऑफ 19 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स, सेकंड पे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1, ओके, n-1 उसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम्स क्या है। तो हमारा n क्या है? नंबर ऑफ टीम को n कहते हैं, तो 19 है। फिर n-1 कर देंगे तो 18 आएगा, यानी 18 मैचेस होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ पहले निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है नॉकआउट मैचेस में? अगर काउंटिंग अगर हमारी ऑड हो,
तो फॉर्मूला हमारा होगा n+1 अपर हाफ को निकालने डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला। और अगर हमारी टीम इवन हो तो क्या होगा, n/2 होगा। लेकिन अभी हमारे पास देख रहे हैं तो इवन टीम ऑड टीम है, तो ऑड टीम में क्या लगेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n जो हमारा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 19+1, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जब हम इसे कट करेंगे तो फिर ये 10 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे, फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ, ओके। तो फिर फॉर्मूला हमारा लोअर हाफ को निकालने के लिए n-1 ऑड टीम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो n-1 करेंगे तो 19 - 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 में 1 कर देंगे तो फिर 18 आएगा, तो फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 टीम्स आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 22, फिर 22 निकाली जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ 22 क्या है, आप देखिए यहाँ पे स्पेशल सीट नहीं है, नॉर्मल है। तो टोटल नंबर ऑफ 22 जब निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 22 में क्या है, अब हम 19 से बड़ी पावर लेंगे। तो 19 से जब हम बड़ी पावर लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16 एंड 16 2 सा 32, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 आई, ठीक है। तो 32, तो 32 में फिर -13 होगा, यानी कि 13/22 जाएगी। लेकिन अगर ये मान लो स्पेशल सीडिंग केस होता, 19 का हम नॉर्मल निकाल लें, लेकिन स्पेशल सीड होता तो क्या करते, 19 - 4 करते, ठीक है, 19 - 4 करते। अब जब 19 - 4 करते हम, तो फिर इसमें आंसर आता हमारा 15। तो हम 15 से बड़ी काउंट लेते हैं तो क्या आती 16, यानी 2 की पावर 4। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्मल और 4 स्पेशल सीडिंग में। अभी मैं नॉर्मल वाला सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसी 19 का स्पेशल सीड सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम निकालेंगे 22 हमारी 13 आ जाएगी, 32, 2 की बड़ी पावर हमारी 5 आई थी, इसलिए 32 है। तो 32 - 19 = 13/22। अब हमें 13/22 देनी है, 13/22, ठीक है। तो नंबर ऑफ 22 इन द अपर हाफ क्या है, NB - 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू 13 - 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा भाई। नंबर ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, तो जब भी ऑड इवन ऑड संख्या होगी तब हमें याद रखना होगा कि अपर हाफ को निकालने के लिए NB - 1 रहता है डिवाइडेड बाय 2, लेकिन जब इवन होगी तो NB डिवाइडेड बाय 2 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने 13 - 1 किया डिवाइड 2, तो 12 आया, 12/2, यानी इसको कट करेंगे तो 6/, हमारी अपर हाफ में जाएगी। अब नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ में आते हैं तो NB + 1 अब डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लोअर हाफ को निकालने के लिए NB + 1 डिवाइडेड बाय 2 होगी ऑड में, और इवन में सेम वही आ जाएगी NB डिवाइडेड बाय 2। तो 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी 7/22, यानी 6 और 7 इक्वल टू 13। तो 6 अपर होगी, 22 जाएंगी देनी है, और 7/22 देनी है नीचे। याद रखिए अब हमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालने होंगे, तो जो 2 की बड़ी पावर आएगी, जैसे अभी हमने यहाँ निकाला 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की बड़ी पावर क्या, 2 की पावर क्या आई 5, यानी 32। तो 5 राउंड्स का मैच होगा, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, यानी 5 राउंड होने चाहिए। अब हम टीम्स को ईच क्वार्टर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम टीम्स को ईच क्वार्टर में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर बनाएंगे, यानी फर्स्ट क्वार्टर हमारा बनेगा, फिर तो फर्स्ट क्वार्टर में 5 टीम्स आएंगी, सेकंड क्वार्टर में 5 टीम्स आएंगी, थर्ड में 5 आएंगी, और फोर्थ में 4 आएगा। क्वार्टर देने का तरीका, पहले आप फर्स्ट में दीजिए, ठीक है, यहाँ पर, फिर थर्ड में दीजिए, फिर 3 में सेकंड में दीजिए, फिर 4 में दी जाती है। तो इसी तरह से 5 5 5 4 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइस इन ईच क्वार्टर, यानी ईच क्वार्टर में हम अगर बाई देंगे तो 6 यानी 3 अपर हाफ में, हमारा 2 पार्ट में, अपर हाफ लोअर हाफ में। अब आइए फिक्चर में चलते हैं। तो ये रहा फिक्चर, ठीक है। तो फिक्चर आप देखिएगा सर, ठीक है, अपर हाफ लोअर हाफ। तो सबसे पहले हमारा अपर हाफ कितना था, देखिए 10, अपर हाफ हम 10, तो हमने यहाँ पे 10 पे अपर हाफ यहाँ कट लगा दिया, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा लोअर हाफ 9, यहाँ पर नीचे से काउंटिंग करेंगे, हमारे पास 9 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया क्लियर।
अब 6 बाई हमें नीचे चाहिए, अपर हाफ में चाहिए 6 और लोअर में हमें चाहिए 7। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाई देने का तरीका तो आपको पता होगा। बाई देने के 4 तरीके, जैसे मालूम मुझे यहाँ पे बाई कैसे देनी है। तो देखिए, फर्स्ट बाई आपकी जाएगी सबसे नीचे यानी 19 टीम्स को, सेकंड बाई आपकी जाएगी फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई आपकी जाएगी लोअर हाफ से डाउन टीम को, फिर फोर्थ बाई आपकी जाएगी लोअर हाफ से अप टीम को, फिर यही रिपीट हो जाता है। फिफ्थ बाई कहाँ जाएगी अगर देने होंगे तो 18 को देंगे, ठीक है। और 6 कहाँ जाएगी, हमारी ऊपर जाएगी 2 के पास। अगर फिर से रिपीट करना हो तो ऐसे ही रिपीट करते हैं। फिर 7 हमारा 12 और फिर यहाँ पे 8, इसी तरह बाई दी गई है इसमें। तो 6 अप हो गई और 6 डाउन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से फिक्चर यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 5 राउंड का बन गया है। ये सॉल्व फिक्चर मैंने बनाया है, आप देख लीजिएगा इसको। फर्स्ट का मैच हो जाएगा सेकेंड से, और 3 का हो जाएगा 4 से, 6 का हो जाएगा 7 से, और 9 का हो जाएगा 10 से। सेम इसी तरह से हमारे मैचेस निकल आएंगे। अब मैचेस हमारे निकलने चाहिए कितने, 18। तो काउंटिंग करेंगे तो 1, ठीक है, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारे मैचेस हो गए, यानी कि हमारे ये फिक्चर पूरा क्लियर है। तो आपके पास जो मैंने आंसर शीट, इस डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर शीट मिल जाएगी, उसमें आपको नॉकआउट और फिक्चर स्टेयरकेस की जो मैंने दी है उसकी भी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। वो आप पूरा बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अब मैं आपको 4 स्पेशल सीट का एक और सॉल्व करके दिखाऊंगा, और सारी सॉल्व सीट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो आप इसको समय निकाल कर देख लीजिएगा। जैसे 21 की क्या है, ठीक है, 21 का फिक्चर्स कैसे बनेगा, 16 का कैसे बनेगा। और याद रखिए, जब भी स्पेशल सीट देना है तो बाई तब निकलेगी, 2 की बड़ी पावर तब निकलेगी जब माइनस कर देंगे 4 मेन टीम में। तो वही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी हमने 19 का नॉर्मल देखा जो बिना स्पेशल सीट का था। अब हम लोग नॉर्मल नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स विद यूजिंग 4 स्पेशल सीट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 19 टीम्स का मैंने बनाया। तो पहले हमने क्या निकाला, टोटल नंबर्स ऑफ टीम्स, क्या निकाला, 19 यानी ऑड है। फिर मैंने निकाला टोटल नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है मैचेस निकालने की, n-1, यानी कि n हमारा है 19 और फिर -1 यानी कि 18, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ। तो नंबर ऑफ टीम्स का फॉर्मूला देखिए ऑड है, ठीक है, काउंटिंग इज ऑड संख्या है यानी 19। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, अपर हाफ के लिए n-1/2, ठीक है, और लोअर के लिए n-1/2। और सेम इसी तरह से अब हमें स्पेशल बाई यहाँ पर नीचे जब हम 22 देंगे तो वहाँ होगा NB-1/2, माइनस पहले आ जाएगा अपर हाफ, और फिर NB+1/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लोअर हाफ। ओके, तो ये 22 देने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिखा है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेप पे, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 19 + 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 / 2 यानी 10। अब लोअर हाफ निकालेंगे, 10 टीम्स हमारे आने चाहिए। तो यहाँ पर अब आते हैं n-1/2, सेकेंड फार्मूला लोअर हाफ को निकालने के लिए आंसर आएगा 18/2 यानी 9 टीम्स। तो हमारा ये अपर हाफ लोअर हाफ निकल गया। अब देखिए वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, या एक सेंटेंस आपको लिखना है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आफ्टर 4 स्पेशल सीडिंग। तो क्या करेंगे, 19 - 4 कर देंगे और 15 टीम्स आ जाएगा, ठीक है। ये गलती मत करिएगा स्पेशल सीड में, ठीक है। स्पेशल सीड में पहले टीम से माइनस कर देंगे 4, उसके बाद टीम्स को निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 15 टीम्स आएगा। फिर 15 टीम्स जब आया, तो 15 टीम्स जब आया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, बाई निकालेंगे, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ बाइस नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, ठीक है। तो हम 6, यहाँ पर हमारी n क्या है, अब 15 है। अब हम 15 से बड़ी पावर लेंगे, यानी 1 2 3 4 अब 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 यानी कि 16 आएगा, 2 की पावर 4। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और बनेगा और लिखेंगे हम
ठीक है। इन द स्पेशल सीडिंग केस, ठीक है। अभी आगे की तरफ फिर अभी निकालेंगे नंबर ऑफ बाइस, ठीक है। नंबर ऑफ बाइस हमारा क्या निकले, एन बी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 माइनस 1 हो जाए 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 बाई यहाँ पर आएगी, ठीक है, 1 बाई। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर एन बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 बाई, यानी 1 बाई जो हमें लोअर हाफ में देनी है। तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या है, 2 की पावर 4 राउंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेंटेंस आपको और बढ़ाना होगा। यहाँ पर 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक आपको ध्यान देना है, बट इन द स्पेशल सीडिंग केस राउंड बिकम +1, ठीक है। स्पेशल सीडिंग केस में राउंड +1 हो जाता है, तो 2 की पावर 4 यानी 4 + 1 = 5। तो यानी 5 राउंड में सॉल्व होगा। जब भी स्पेशल सीड केस होगा तब एक राउंड एक्स्ट्रा हो जाएगा। स्पेशल सीड होगा तो +1 करेंगे राउंड में, यानी 2 की पावर 4 आ रही थी तो इसमें 1 करेंगे यानी 2 की पावर 5 हो जाएगी, यानी 5 राउंड होगा स्पेशल सीडिंग की। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पहली ये और दूसरी है कि माइनस करेंगे हम पहले टीम में, फिर 2 की बड़ी पावर निकालेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। 4 राउंड आया। नेक्स्ट टीम इन ईच क्वार्टर, ओके, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम पहले क्वार्टर वाइज डिवाइड करेंगे। तो 4 + 1 है, 4 + 1 है, ठीक है। पहले इसको देंगे, फिर हम +1 करेंगे थर्ड में, फिर +1 करेंगे हम सेकंड में। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो हम 4 में करेंगे। तो यानी 5 5 5 4 आएगा। अब इस हम देखेंगे फिक्चर्स पर, ठीक है। फिक्चर में सबसे पहले स्पेशल सीट दे देंगे और एक हमारी बाई आई थी, तो हम पहले टीम्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। हमने ये फिक्चर्स पहले हमने टीम्स लिख ली, फिर हमने राउंड लिख लिए 1 2 3 4 5। देखिए स्पेशल सीडिंग केस है तो इन स्पेशल सीडिंग के राउंड बिकम +1, ओके। फिर हमने सीडिंग दे दी, तो सीडिंग बाई के अनुसार बाई की तरह देते हैं। तो पहला सीड स्पेशल सीट दे दिया 19 को, फिर क्या देंगे, अब 1 को देंगे स्पेशल सीट, फिर देंगे हम मिड से लोअर में और फिर देंगे मिड से ऊपर। 4 दे दिया। अब हमें एक बाई देनी है, तो पहला अब इतना प्रोसेस हो गया, पहली बाई कहाँ जाएगी, लोअर में। अब हम फिक्चर्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वार्टर वाइज हमने डिवाइड कर दिया। पहला क्वार्टर है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15 और फिर लास्ट है 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्पेशल सीट, तो 2 का मैच हो जाएगा 3 से, 4 का 5 से, 6 का 7 से, 8 का 9 से, 12 का 13 से, 14 का 15 से, 16 का 17 से। क्या ही फॉरवर्ड हो जाएगी, 2 जीत गई यहाँ पर, 4 6 8 12 14 एंड 16, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राउंड में तो बाई खेलेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट राउंड में आ गए और स्पेशल सीडिंग केस कहाँ जाएगा, सीधा क्वार्टर फाइनल में। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल ऐसे तो यहाँ क्वार्टर फाइनल में आया, ठीक है। अब यहाँ स्पेशल सीट का मैच होगा विनर से, यानी कि 4 विनर था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़े, स्पेशल सीट का 6 विनर था तो स्पेशल 10 यानी कि 10 टीम्स का मैच होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर स्पेशल सीट को आगे लेकर आते हैं तो यहाँ पर 12 से मैच होगा स्पेशल सीट का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्पेशल सीट का मैच किससे होगा, 18, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम 4th राउंड में आ जाएंगे, तो 1 का मैच हो जाएगा 10 से, 12 का मैच हो जाएगा 19 से, फिर आगे जाएंगे 5th राउंड में 1 का 19 से और फिर 1 विनर। आपको बस 2 बातें ध्यान देखनी है। एक तो 19 का जब हमने सिंपल सा नॉकआउट फिक्चर बनाया था जिसमें 4 स्पेशल सीट नहीं था, तो हमने 19 से ही बड़ी पावर 2 की ली थी, ठीक है। तो क्या आई थी 5 यानी कि 32, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 इक्वल टू 32। 32 में हमने माइनस किया था। लेकिन जब स्पेशल सीडिंग केस होगा हर एक फिक्चर में, याद रखिएगा स्पेशल सीडिंग केस होगा, 4 स्पेशल सीट जब देंगे तो जब भी 4 स्पेशल सीट होगा तो जो भी टीम होगी उसमें पहले -4 कर देंगे और जो आंसर आएगा फिर उसकी बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। तो 16 आएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। मान लो यहाँ 20 होगा, स्पेशल सीट से सॉल्व करना तो पहले 2 की बड़ी पावर निकालने से पहले माइनस करेंगे यानी 16 आएगा, ओके। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट जो जितने भी हमारे नॉकआउट फिक्चर्स हैं वो जो मैंने ऊपर दिए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने सॉल्व करके रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नॉकआउट फिक्चर 21 का सॉल्व है, 16 का सॉल्व है। 16 में बस एक बात को आपको ध्यान देना है, जब भी 16 का आएगा नॉकआउट फिक्चर तो 16 है तो या तो 16 से बड़ी संख्या नहीं लेनी है आपको, तो 16 है तो 16 ही आपको 2 की बड़ी पावर 16 ही लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 16 में 16 इक्वल है 16 के, इसलिए 16 से बड़ी पावर नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ बाई क्या आएगी 0, ओके, ये याद रखिएगा। 16 में स्पेशली फिक्चर यहाँ 16 का सॉल्व है, ये आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं फिक्चर्स के लिए, ठीक है। और आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर 12 का नॉकआउट फिक्चर ये बना हुआ है, 13 का मैंने सॉल्व करके पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद मैंने नॉकआउट का 14 का फिक्चर सॉल्व किया है, देख लीजिएगा। 16 का फिक्चर वंस अगेन फिर से पेस्ट हो गया है, सॉल्व किया है। अब आते हैं लीग और साइक्लिक मेथड फिक्चर्स में, तो देखिए थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये भी मैंने सॉल्व किया है और 2 आपके लिए मैंने रखे हैं यूडू, और मैंने सॉल्व किए हैं 8, 6, 4। लीग में देखिए 2 तरह से फिक्चर बनते हैं, पहला बनता है साइक्लिक और दूसरा बनता है स्टेयरकेस, ठीक है। इस सीट में जो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक से आपको जो सीट मिलेगी आंसर सीट में सारी चीज़ें सॉल्व हैं, ओके, तो आप उसे डाउनलोड करिएगा, स्पेशली फिक्चर। तो साइक्लिक मैंने एक आपको स्पेशली ऑनलाइन में सॉल्व करके दिखा दिया क्लासेस में। स्टेयरकेस तो जो आने की संभावना है वो मैं आपने यहाँ पे रखा है, तो देखिए 8, 6 और 4 ये मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले हम 8 का देखेंगे, ठीक है। याद रखिए जब भी साइक्लिक मेथड होगा तो और स्टेयरकेस होगा तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ठीक, समझिएगा। देखिए साइक्लिक पहले समझिए, तो साइक्लिक मेथड में यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला क्या है, n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये इवन, ओके, और ऑड दोनों के लिए, ओके। लेकिन आपको यहाँ यदि आप ध्यान देना ये है कि जब काउंटिंग इवन आएगी, ठीक है, तब आपको नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग क्या इवन है तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए n-1 करना है, बस यहाँ पर नहीं करना है। ऑड आई तो n जो भी टीम है वही रहेगी, ठीक, यहाँ पर केवल n-1 करना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे करा है और दिखाएंगे भी आपको करके। आगे की तरफ स्टेप फॉरवर्ड होते हैं। स्टेयरकेस, स्टेयरकेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाई की कोई भी वो नहीं है, रिक्वायर्ड बाई नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर n-1 डिवाइडेड बाय 2। और प्यारे बच्चों कंफ्यूज ना होइएगा, स्टेयर को लैडर भी कहते हैं, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, ये फॉर्मूला इवन और ऑड दोनों में अप्लाई होगा। जब अभी हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इवन और ऑड दोनों में, बाई की कोई वो नहीं होती उसमें। और लैडर में क्या है, जब भी हम उसमें राउंड देखेंगे तो n-1 कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ लैडर जरूर करेंगे, n-1 दोनों, चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो। तो जब हम साइक्लिक मेथड से फिक्सचर बनाएंगे तो यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 ये निकल कर सामने आ जाएगा इससे, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं, साइक्लिक पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए ड्रॉ अ फिक्चर ऑफ 8 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मेथड, ओके, अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मेथड। तो सोल्यूशन में क्या है, देखिए 8 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स निकालेंगे पहले, ठीक। फिर क्या है, 8 है, यानी हमारा n है 8। फिर निकाला जाता है इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस, फिर निकाला जाता है नंबर ऑफ राउंड्स। तो यहाँ इवन है ना, तो देखो क्या है, इवन है तो n-1, ठीक है, इवन है, यानी साइक्लिक में जब इवन आएगा, मैंने अभी आपको बताया है, तब हमें क्या निकाला, नंबर ऑफ राउंड में n-1 करना है। लेकिन अगर ऑड आ गया तब क्या करोगे, केवल और केवल n ही लिखोगे, यानी जो 8 है वो 8 ही रहेगा, कोई माइनस नहीं होगा, ठीक। तो देखो 7 यानी कि n-1। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, साइक्लिक लीग में साइक्लिक और स्टेयरकेस में, जिसे राउंड रॉबिन भी कहते हैं,
n-1 डिवाइडेड बाई 2 दोनों में, यानी 8 स्मॉल ब्रैकेट 8 - 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आंसर आएगा 56 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 28। ओके, 28 मैथड। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स। तो प्यारे बच्चों फिर बता रहा हूँ, साइक्लिक मैथड है लीग में तो क्या है, इवन काउंट है तो n-1 होगा, और ऑड होगा तो केवल n रहेगा, यानी कि n = 8 ही रहेगा अगर ऑड होता तो। ठीक है, तो ये इवन है इसीलिए n-1 = 8 - 1 यानी 7 राउंड्स। तो चलिए फिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। बस साइकिलिंग में जब इवन होगा तो n-1 करेंगे राउंड में, और जब ऑड होगा तब n ही रहेगा, जो टीम हमारी है उतनी ही रहेगी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7। देखिए 7 राउंड्स हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से नंबर्स को पहले लिख देंगे 1 2 3 4 1 1, और 1 को लिखेंगे और पहले इसको फ्रीज कर देंगे, यहीं पर रोक देंगे। ठीक, उसके बाद पहले फिक्सचर में काउंटिंग लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8। अब रिवर्स करेंगे, 8 रिप्लेस कर जाएगा यहाँ 2 से। ठीक है, यहाँ पर 8 वहीं रहेगा, बाकी सभी सर्किल में घूमेंगे। ठीक है, साइकिल में घूमेंगे। तो अब आएगा 8 आ गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या है 7 रिप्लेस करेगा 8 को। ठीक है, देखो रिप्लेस कर गया तो ये 7 आ गया। अब 8 क्या है, नीचे चला जाएगा, 8 2 3 4 5 6। सेम यही चीज़ है। अब यहाँ पे 6 रिप्लेस करेगा 7 को। ठीक है, यानी कि केवल 1 वहाँ फिक्स रहेगा, बाकी सब रिप्लेस करते जाएंगे सर्किल में, ये इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, अब 5 जो है रिप्लेस करेगा 6 को। ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 5 6 6 7 8 2 3 4। अब ये 4 रिप्लेस करेगा 5 को। ठीक है, रिप्लेस कर गया 4 5 6 7 8 2 3। अब ये 2 यहाँ आएगा, यानी कि 2 3 6 5 7 8 2। इस तरह से इसमें मैचेस होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं फिक्सचर ऑफ साइक्लिक मैथड 6। ठीक है, 6 टीम्स का। ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम ऑन अ लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक मैथड। देखिए ये भी इवन है, 6 इवन काउंट है ना, तो साइक्लिक मैथड में क्या होगा, n-1। स्टेयरकेस में भी यही फॉर्मूला होता है, बस जब राउंड निकालते हैं तब क्या हो जाता है, इवन है तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी 6 है, फॉर्मूला लग गया n-1 और डिवाइडेड बाय 2, तो 6 और 6 - 1 डिवाइडेड बाय, तो 6 आ गया, 5 आ गया, 30 और 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 मैचेस हो गया। अब इवन है तो हमने क्या किया, n-1 कर दिया। ठीक है, n-1 कर दिया, 5 राउंड लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम 1 को फिक्स कर देंगे, 1 1 1 1 1, और पहली सीट में उसी से डाउन से काउंटिंग लिख देंगे 2 3 4 5। अब सबको पता है कि 6 रिप्लेस करेगा 2 को, तो 6 2 3 4 5। फिर 5 रिप्लेस करेगा 6 को। ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा, 5 6 3 2 4। फिर क्या है, 4 रिप्लेस करेगा, 4 आ गया, 4 3 6 2 3। ठीक है, फिर 3 इधर आ जाएगा, 3 4 5 6 2। अगर हम एक और आगे स्टेप पर बढ़ जाएं तो फिर हम अगर चेक करना चाहें तो हमारा यही वाला फिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, अगर चेक करना चाहें, पर आगे लिखेंगे नहीं एग्जाम में आप वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया, यानी कि पहले 1 का मैच होगा 6 से, फिर 1 का 5 से, फिर 1 का 4 से, फिर 1 का 3, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 4 का देखिए बहुत ही छोटा सा फिक्सचर है, और n-1। ठीक है, 4 4, तो क्या आएगा फॉर्मूला, देखिए ये भी इवन है। ठीक है, तो n-1 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इसका ये फिक्सचर है, आप ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इजी फिक्सचर है। अब आते हैं, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 11 लिया है, यानी कि ऑड एक संख्या ले ली है साइक्लिक मेथड की। अब इसमें क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो n-1
n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 11, 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 11 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 110 यानी 55 मैचेस होंगे। ओके, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, इवन काउंट द n माइनस 1। अब ये क्या है, ऑड है तो यहाँ पे n ही रहेगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ राउंड्स कितने 11 ही आएंगे। देखिए आए हैं 11, देखिए आ गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बस इसी बात का ध्यान देना है इसमें। अब देखिए वही ये सिंपल सा है कि जब साइक्लिक मेथड आएगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाई लिख देंगे, बाई को फिक्स कर देंगे साइक्लिक मेथड में, ठीक है, बाई को फिक्स कर देंगे और काउंटिंग लिख देंगे 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई वहीं रहेगा और बाकी सब रिप्लेस होते रहेंगे। जैसे 11 रिप्लेस हुआ, फिर 11 आ गया, फिर 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो ये उम्मीद है आपको साइक्लिंग मेथड समझ में आया होगा। साइक्लिंग मेथड में जब ऑड काउंटिंग होगी तो बाई को फिक्स करते हैं, ठीक है, और जब इवन होती है तब हम 1 को फिक्स करते हैं। इतनी बातों का हमें ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं स्टेयर केस पर। तो स्टेयर केस में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 7 टीम्स का, ठीक है, फिक्सचर ऑफ 7 टीम्स अकॉर्डिंग टू द स्टेयर केस। ओके, तो फिक्सचर ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्टेयर केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन स्टेयर केस मैथड फिक्सचर आर मेड जस्ट अ लैडर। इसे लैडर भी कहते हैं और स्टेयर केस भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, लैडर अगर लिख कर आ जाए पेपर में तो स्टेयर केस की बात करा। द मैथड इज टू ईजिएस्ट मैथड बिकॉज नो बाई गिवन एनी टीम्स, कोई बाई नहीं दी जाती है और बहुत ही आसान सा फिक्सचर होता है ये। द स्टिपुलेशन ऑफ ऑड और इवन नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। देखिए तो हम लोग 7 का पहले सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहली कंडीशन कोई बाई नहीं जाएगी, नो बाई चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, और सेकंड है क्या, नो सेपरेट कंडीशन फॉर इवन एंड ऑड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स निकालेंगे, 7 हो गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे तो n माइनस 1 यानी कि 7 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 मल्टीप्लाई 6 यानी 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी 21 मैच आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, ये ऐड कर देंगे n माइनस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर n माइनस 1 इवन हो चाहे ऑड हो तो 7 आएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा यानी क्या आएगा 6 लेटर बनेंगे 1 2 3 4 5 6। चलो 8 आया, ठीक है, तो कि कितने बनेंगे, यहाँ देखिए नीचे स्टेयर केस का है, ये देखिए आया, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 8, ठीक है, n माइनस 1 किया यानी 7 बनेंगे। देखिए 7 बने 1 2 3 4 5 6, यानी आपको इवन हो या ऑड हो n माइनस 1 करना है नंबर ऑफ लेटर्स निकालने के लिए सभी में, स्टेयर केस में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करने हैं, 1 को पहले फिक्स कर देंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है, फिर उसके आगे लिख देंगे 2 3 4 5 6 7, ओके, 6 टाइम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फिर 2 3, एक इस ब्लॉक को छोड़ देंगे, वहाँ जाएंगे, ठीक है, 2 3, फिर उसके बाद लिख देंगे 3 4 5 6, फिर 3 को एक स्टॉप ब्लॉक छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, 4 5 6, फिर एक ब्लॉक को छोड़ेंगे, 4 आ जाएगा। इसी तरह करते चले जाएंगे, स्टेयर बनाते चले जाएंगे, 5 6 7 और फिर 6 7 आ जाएगा। तो ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। 6 का देख लेते हैं अच्छा पहले, ठीक है। फिक्सचर ऑफ 6 टीम अकॉर्डिंग टू द स्टेयर केस। देखिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 6 है, फिर हमने राउंड मैचेस निकालने के लिए n माइनस 1 रखा, ठीक है, 2 आया, 6 फिर 6 माइनस 1 किया तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 आया, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 मैचेस आ गया। फिर वही चीज़ करनी है, नंबर ऑफ लेटर्स निकालने के n माइनस 1 करना, 6 माइनस 1। अब हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले लिखा 1, फिर लिखा 1 1 1 1, फिर उसके आगे लिखा 2 3 4 5 6, एक ब्लॉक छोड़ देंगे 2 2 2 2 3 4 5 6। अब एक ब्लॉक छोड़ेंगे, क्या आएगा 3 आएगा, 2 के बाद 3 3, एक बॉक्स छोड़ देंगे 3 3 3, 3 के बाद आता 4 5 6, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, नेक्स्ट नंबर था 3 तो 4 4 लिखेंगे, देन 5 6, फिर उसके बाद एक बॉक्स और छोड़ देंगे 5 देन 6। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बनाए गए फिक्चर्स वगैरह और नोट्स समझ में आए होंगे।